हेलो गाइस, जय हिंद। तो अनअकैडमी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे गाइस। तो अनअकैडमी में एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है। अगर आपको मतलब ये चाहिए ऑफर तो तुरंत आज ही लो, क्योंकि जनवरी 1 से 3 जनवरी तक सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी अनअकैडमी में मिल रहा है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे कैपिटल लेटर में झा सर को परचेज करते समय, कोई भी प्लान अनअकैडमी में आप परचेज कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड परचेज कर रहा है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तुरंत जो है वो अब इसको परचेज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अभी डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें प्लान लेने पर और झासर कोड का उपयोग करने पे। राइट। और बाकी इसके अलावा अभी बहुत सारे इनके कोर्सेज जो है वो शुरू होने वाले 5 जनवरी से। तो इनको डेफिनेटली जो है वो आप ज्वाइन करें। और हर संडे यहाँ पर एक मेगा क्विज होता है, तो इस पर भी पार्टिसिपेट करें। ये स्कॉलरशिप भी इसमें आपको मिलेगी, 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर संडे को 11 बजे, राइट, भूलना मत, संडे को 11 बजे अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। तो यहां पर आप ज्वाइन कर लेना 11 बजे जाकर। और कोड अगर मांगेगा तो कोड में भी झासर ही यूज करना है कैपिटल लेटर में। टोटल 56 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का क्विज होगा। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्विज जो है वो जरूर अटेम्प्ट किया करो। और बाकी कैपिटल लेटर में आप झासर हमेशा यूज करना। आप या आपका कोई भी फ्रेंड अगर कुछ भी चीज परचेज करते हैं अनअकैडमी से तो उसमें आपको काफी यानी कि जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ईएमआई पर भी जो है वो आपको कोर्सेज ऑफर करती है, तो ईएमआई पर भी कोर्सेज ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लोन चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपको बतानी थी। गाइज, एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दारा शिकोह। आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है वो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दारा शिकोह से रिलेटेड, क्योंकि आपके सिलेबस में हिस्टोरिकल पर्सनालिटी एक टॉपिक है, राइट, जो आपको कवर करना है। तो दारा शिकोह का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जुड़ी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखनी है। तो दारा शिकोह का जो पीरियड था वो 1615 से लेकर 1659 का पीरियड था दारा शिकोह का। दारा शिकोह कौन था? तो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था ये। और शाहजहां के बाद गद्दी कौन संभालेगा? तो उसके लिए सक्सेशन वॉर हम लोग को देखने को मिला था, उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी शाहजहां के पुत्रों के बीच में। और उसी बीच दारा शिकोह का भाई था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी, राइट, गद्दी के लिए। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दारा शिकोह की हत्या किसने करी? तो आपको ध्यान में रखना है औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है वो दारा शिकोह की हत्या करी उत्तराधिकार की लड़ाई के दौरान। दारा शिकोह को हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता खोजने की कोशिश करने वाले एक उदार मुस्लिम के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इसे डिस्क्राइब किया जाता है दारा शिकोह को एज अ लिबरल मुस्लिम के तौर पर, क्योंकि इसने ट्राई किया था कि हिंदूज और इस्लामिक ट्रेडिशंस के बीच में कॉमनैलिटीज ढूंढने के लिए, यानी कि समानता ढूंढने के लिए इसने कोशिश करी थी, राइट, कि दोनों ट्रेडिशंस के बीच में क्या क्या चीजें कॉमन है, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दारा शिकोह से रिलेटेड आपसे ये पूछी जा सकती है कि इसका उपनिषद के साथ क्या रिलेशन है। या फिर कभी कभी बार उपनिषद के बारे में अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप कुछ चीजें ऐसी भी मेंशन कर सकते हैं कि दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था 12 उपनिषद को दारा शिकोह ने। प्लस इसी के साथ साथ भगवत गीता को भी इसने पर्शियन लैंग्वेज में फारसी में जो है वो ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। और एक इंफॉर्मेशन हम लोग को शाहजहां नामा से मिलती है। इसमें बताया गया है कि दारा शिकोह को पराजित करने के बाद औरंगजेब दारा शिकोह को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली ले आया था और यहां पर इसका सिर काटा गया और इसके सिर को काटकर आगरा के किले में भेज दिया गया और उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफना दिया गया। तो देखिए कितनी क्रूअल्टी के साथ, कितनी क्रूरता के साथ औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करी थी। उसके सिर को अलग जगह पे दफनाया, उसके धड़ को अलग जगह पे अब दफनाया। और हम बात कर रहे थे उपनिषदों की, तो इसने उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट तो किया ही था। बाकी अगर उपनिषद की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो दारा शिकोह वाला एंगल आप जरूर अपने मेंस के आंसर में लिखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि उपनिषदों को उस समय बहुत ही कम, यानी कि केवल कुछ ही उच्च जाति के हिंदू ही जो है इससे परिचित थे उपनिषद से। और उपनिषद के उस फारसी अनुवाद के अन्य भाषाओं में अनुवादों ने आज के बहुत से स्वतंत्र विचारकों को, यहां तक कि संयुक्त राज्य के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी प्रेरित किया। मतलब कि जो दारा शिकोह ने जो ट्रांसलेट किया था इसका,
और उसके बाद और भी दूसरी भाषाओं में जो ट्रांसलेशन हुआ है उपनिषद का, तो उसके कारण काफी सारे जो फ्री थिंकर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इंस्पायर हुए हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा तक भी इंस्पायर हुए हैं उपनिषद से। तो उपनिषद की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये दारा शिकोह का, बराक ओबामा का, ये आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, राइट। और बताया जाता था कि उस समय का मतलब उस समय के पीरियड में, दारा शिकोह के पीरियड में सबसे महान स्वतंत्र विचारकों के रूप में इसकी गिनती जो है वो गिनी जाती है। दारा शिकोह की एक फ्री थिंकर था, ग्रेटेस्ट फ्री थिंकर के तौर पर इसको डिस्क्राइब किया जाता है दारा शिकोह को। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि यदि औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगल सिंहासन पर बैठा होता, यानी कि औरंगजेब गद्दी नहीं संभालता, उसकी जगह पर अगर दारा शिकोह होता, तो काफी सारे लोगों ने जो धर्म संघर्षों के दौरान, रिलीजियस क्लैशेस के दौरान जो जान गंवाई थी हजारों की संख्या में लोगों ने, तो उनकी जान बच जाती। रिलीजियस क्लैशेस नहीं होते क्योंकि ये मतलब रिलीजन को साथ में लेकर चलने वालों में से था दारा शिकोह। औरंगजेब का बिल्कुल अपोजिट नेचर का था ये, बिल्कुल टोटली, यानी कि इसकी जो पर्सनालिटी थी औरंगजेब से जस्ट अपोजिट थी, राइट। तो इंडिया के अंदर इस प्रकार की जो इश्यूज हुए थे उस मुगल एरा के समय पर, राइट, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, स्पेशली अगर हम बात करें औरंगजेब के पीरियड में, तो शायद ये इशू जो है वो जब दारा शिकोह होता तो ऐसे नहीं हुआ होते, राइट। कभी कभी क्या होता है मेंस में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे ही कि अगर औरंगजेब की जगह गद्दी पर अगर दारा शिकोह बैठा होता तो क्या होता, राइट, इसको डिस्क्राइब करें, तो आप बिल्कुल औरंगजेब के जस्ट अपोजिट पॉलिसीज को यहां पर मेंशन कर सकते हैं। और दारा शिकोह की जो पॉलिसीज है कि हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस के बीच में ये कॉमनैलिटीज जो है, यानी कि समानता जो है, उसको ढूंढने की इसने कोशिश करी थी, राइट। और बहुत ही बताया जाता है कि वार्म हार्टेड प्रकार का व्यक्ति था, निष्पक्ष इसका प्रशासन था, निष्पक्ष यानी कि रिलीजन के आधार पर अपने डिसीजन नहीं लेता था, ये निष्पक्ष बिल्कुल, राइट, बिना किसी पक्षपात के अपने जजमेंट देता था, ऑर्डर देता था, डिसीजन लेता था, राइट। तो इस प्रकार की इसकी पर्सनालिटी थी, काफी उदार था, काफी जेनरस व्यक्ति था ये, राइट। गंभीर सामान्यवादी किस्म का इंसान था ये, राइट, कि न्यूट्रल रखता था सभी लोगों को, एक समान एक प्लेटफॉर्म पर रखता था, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए दारा शिकोह से रिलेटेड। और अभी ये टॉपिक हम लोग न्यूज में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुगल राजकुमार दारा शिकोह की छवि बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए केंद्र सरकार उसके जीवन और आध्यात्मिक विरासत पर नाटकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि एक सीरीज प्लेस की जो है वो शुरू करेगी दारा शिकोह की लाइफ के ऊपर और उसकी स्पिरिचुअल लेगेसी के ऊपर, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक दारा शिकोह से रिलेटेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये जरूर मेंस में उपयोग कीजिएगा, स्पेशली उपनिषद वाला एंगल जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। गाइस एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अपडेट है कि झांसी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, अब इसे वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप स्टेप्स लिखकर बताएं कि क्या स्टेप्स होती हैं किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की, राइट, कि क्या किस प्रोसीजर के तहत रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। गाइस किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की क्या प्रक्रिया होती है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, स्टेप वाइज स्टेप पूरी चीज को समझेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले जो राज्य है, स्टेट है, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक राज्य के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलता आता है, तो सबसे पहले स्टेट जो होती है वो एक लेटर लिखती है यूनियन होम मिनिस्ट्री को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। एक प्रस्ताव जो है वो भेजा जाता है, एक लेटर जो है वो भेजा जाता है जिसमें लिखा रहता है कि ये डिमांड कर रही है ये स्टेट की इस फलाना रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके ये नाम जो है वो रख दिया जाए, यानी कि वो अपना प्रपोजल रखती है, अपना नाम जो है वो देती है कि ये फलाना XYZ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आप ये रख लीजिए, नया नाम जो है वो दे देती है। ये पहली स्टेप हो जाती है। पहली स्टेप में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेटर भेजती है गृह मंत्रालय को, राइट, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या करती है, ये पूछती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, यानी कि केंद्रीय रेल मंत्रालय से, सर्वे ऑफ इंडिया से, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, यानी कि डाक विभाग से। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से पूछती है कि आप ये कंफर्म करिए कि सेम जो प्रपोजल नाम जो रखा है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो नया नाम दिया है, क्या सेम उसी नाम से कोई टाउन तो नहीं है, कोई कस्बा तो नहीं है, या किसी गांव का नाम तो नहीं है रिकॉर्ड्स के अंदर,
तो ये आप पहले सुनिश्चित करें, ये आप पहले चेक करें और बताएं। तो फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फिर अपने काम पर लग जाती है ढूंढने के लिए कि जो नाम स्टेट गवर्नमेंट ने दिया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नया नाम रखने की जो बात कही है, तो उस नाम से कहीं कोई गांव वाव तो नहीं है, कस्बा उस्बा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, और जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, है ना। तो ये बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी कि रेलवे स्टेशन अगर दो दो एक जैसे रेलवे स्टेशन दो दो नाम के अगर हम लोग को देखने को मिलेंगे तो बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे आप टिकट बुक करने के लिए बैठे हो और आप टिकट बुक करने के लिए आप जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल कि मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन का नाम आपने जो है वो डाला कि आपको इस स्टेशन से इस स्टेशन पर गाड़ी जो है वो पकड़नी है, तो आपने नाम तो डाल दिया, बट उसी नाम से अगर दूसरा कहीं रेलवे स्टेशन हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये भी एक इशू है। और भी काफी सारे इशू हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लेते हैं कि रेलवे स्टेशन नहीं है उस नाम से दूसरा कोई, बट उस नाम से कोई सिटी है, राइट, कोई सिटी होगी या दूसरा कोई गांव वगैरह होगा उस नाम से, तो वो दूसरी स्टेट के अंदर, तो दूसरी स्टेट के अंदर आपत्ति जता दी जाएगी कि भैया हमारे गांव के नाम से जो दूसरी स्टेट जो है वो क्यों रेलवे स्टेशन जो है वो बना रही है ना। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अब देखो क्या होता है, आप बात को समझिए गंभीरता से कि ये इसलिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जो है वो भेज दिया जाता है एक नाम को चेंज करना, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। अब अभी अगर जैसे मान लेते हैं कि अभी हम इग्नोर कर दें, जैसे कि अपन ने किसी कोई एक गांव है किसी स्टेट के अंदर, राइट, किसी दूसरे राज्य के अंदर एक कोई गांव है, आज वो आपत्ति नहीं जता रहा है, बट कल को जो है उसने अगर आपत्ति जता दी कि यार भैया आपने अपने रेलवे स्टेशन का नाम हमारे नाम पर क्यों रखा, हमारा गांव तो इतना पुराने समय से है, आपको नहीं रखना चाहिए था, अगर आगे चल के उसने आपत्ति जता दी तो क्या होगा, पूरे रिकॉर्ड्स को फिर बदलना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम्स होंगी, विवाद चलेगा, डिस्प्यूट्स होगा, और बहुत पैसा जो है उसमें खर्च होगा बेजबरन में, है कि नहीं। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि नाम बदलना मतलब आप ये मान के चलिए कि हर जगह से नाम बदलना, मतलब कि आपकी सिटी के अंदर जितने भी रोड्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, रोड्स पे वो नहीं लिखा रहता है डायरेक्शंस के लिए, वो पट्टियां बनी रहती हैं, बोर्ड्स बने रहते हैं, तो वो सब चेंज करना पड़ेगा, कितने रुपए उसमें जो है वो खर्चा होता है, राइट। और इसके अलावा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर पूरी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी, तो वो बड़ी दिक्कतें हैं, उसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है, बार बार यही करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, और कंफ्यूजन भी अलग क्रिएट होता है अगर मल्टीपल नाम एक जैसे हैं तो अलग अलग जगह के। तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए नो ऑब्जेक्शन, गैर आपत्ति या अनापत्ति जो है वो प्राप्त की जाती है इन तीनों डिपार्टमेंट से, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, सर्वे ऑफ इंडिया से और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। और एक बार जैसे ही इन्होंने अपना नो ऑब्जेक्शन दिया, ये चेक करने के बाद, ये कंफर्म करने के बाद कि कोई भी दूसरा टाउन या विलेज जो है वो उस नाम से नहीं है जो नाम चेंज करने की बात की जा रही है, नया नाम रखने की बात की जा रही है, तो फिर वो कंफर्म कर देते हैं। फिर ऐसा करने के बाद सिर्फ होता यह है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो लाया जाता है, एक कार्यकारी आदेश जो है वो जारी किया जाता है, जिसके तहत रेल मंत्रालय जो है वो स्टेशन कोड जो है वो बदल देती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है स्टेशन कोड जो है फिर वो चेंज कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जैसे आप जब IRCTC पे टिकट अपनी बुक करते हैं तो पूरा नाम नहीं आता, नाम के आगे कोड जो है वो लिखा हुआ आता है, हर एक रेलवे स्टेशन का एक कोड होता है, कोड्स पर ये पूरी चीज चलती है ना। तो आप बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके आपके रेलवे स्टेशन का क्या कोड है। तो बस इतनी सी सिंपल 3 स्टेप्स हैं, बट इन 3 स्टेप्स को थोड़ा सा आपको समझना जरूरी था। सो गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और एक मैं आपको आइडिया दूंगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की है, झांसी की रानी, आप सभी लोग जो है वो जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, रटा हुआ है, बच्चे बच्चे कोई वाली चीज जो है वो रटी हुई है। तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का जो नाम था वो था मणिकर्णिका तांबे, मणिकर्णिका तांबे। और रानी लक्ष्मीबाई जी की शादी हुई थी 1842 में, इनकी शादी हुई थी झांसी के राजा राजा गंगाधर नेवालकर के साथ, राइट। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशर्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस वजह से ये लड़ाई हुई थी? क्या आप मुझे बता सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का खुद का पुत्र था या फिर उन्होंने पुत्र को अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड सन था? बताओ जरा नीचे फटाक से कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर। सो गाइस, ये वाली बात काफी सारे लोगों को नहीं पता, काफी सारे लोग बोलेंगे कि इनका अडॉप्टेड सन था, बट इनका खुद का भी बायोलॉजिकल सन था, इनका पुत्र था, रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र हुआ था जिसका नाम इन्होंने दामोदर राव रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली दामोदर राव के जन्म के 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनके बायोलॉजिकल सन की डेथ हो गई थी, राइट।
फिर बाद में जाकर जो राजा गंगाधर थे उन्होंने अपने भाई जो चचेरे भाई जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके पुत्र को जो है वो गोद ले लिया, और जो चचेरे भाई जो थे इनका जो पुत्र था उसका इन्होंने नाम, मतलब उसका जो नाम जो था ऑलरेडी आनंद राव था, तो आनंद राव इनका एडॉप्टेड सन था। बट हालांकि इन्होंने क्या किया था, अपने एडॉप्टेड सन का भी नाम चेंज करके दामोदर राव ही रख दिया, यानी कि जो इनका बायोलॉजिकल सन था उनके नाम पर ही ये नाम जो है वो रख दिया गया। तो ये आप थोड़ा सा टाइमलाइन थोड़ा समझिएगा, ये स्टोरी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जी का खुद का भी बायोलॉजिकल चाइल्ड था, पुत्र था, दामोदर राव, बट उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में जाकर इन्होंने एक मतलब बेटे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम आनंद राव था, और उसका नाम चेंज करके अपने जो बायोलॉजिकल सन के नाम पर जो है वो रख दिया, यानी कि दामोदर राव के नाम पर जो है वो रख दिया इसका नाम, राइट। तो ये एक चीज है। फिर यहां पर पिक्चर उलझ गई डलहौजी की। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है डलहौजी पिक्चर में कैसे आया, क्योंकि डलहौजी एक नीति लेकर आया था। कौन सी नीति? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी की नीति के बारे में बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्जैक्टली है क्या। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में कि इसके तहत मतलब हमें देखने को मिलता है कि जो भी टेरिटरीज हैं, राइट, इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल चल रहा था तो उस समय जो भी टेरिटरीज थी, जिन टेरिटरीज पर जो राजा रूल किया करते थे, तो ये पॉलिसी लेकर आ गया कि राजा का जो उत्तराधिकारी जो होगा वो राजा का स्वयं का पुत्र होगा, एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं होगा। और जिस भी पर्टिकुलर टेरिटरी में अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उसका कोई खुद का पुत्र मेल चाइल्ड नहीं है, तो वो टेरिटरी जो होगी वो कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंट्रोल में के अंडर जो है वो चली जाएगी, ईस्ट इंडिया के पास जो है वो चली जाएगी। तो ये वाली बात आप सभी जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो हुआ यही था कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो ये चीज देखी कि अरे ये बच्चा जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, राइट, ये राजा गंगाधर का खुद का बेटा नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई का खुद का बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ये जो होगा वो झांसी का उत्तराधिकारी जो है वो नहीं बन सकता, है ना। तो इसी चीज को देखते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जो है वो लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के साथ, राइट, इनके बीच में जो है वो युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने शहर के चारों ओर घेराबंदी कर दी, और झांसी की रानी ने इस दौरान 2 सप्ताह तक अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना के कप्तान सर ह्यू रोज का कड़ा मुकाबला किया, और 17 जून 1858 को युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये वाली चीज तो आपको पता ही है, बट बाकी ये वाला एंगल जो है इनके बायोलॉजिकल चाइल्ड का, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, राइट। और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जी की स्टोरी से रिलेटेड बहुत फेमस बहुत सारी स्टोरीज हैं यार इनसे रिलेटेड। तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करिएगा। बाकी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़े से एंगल्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के, रानी लक्ष्मीबाई के, बायोलॉजिकल चाइल्ड के, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज आ जाती है एग्जामिनेशन में। सो गाइज वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। तो छोटे राज्यों और देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने की ये एक नीति थी। ये ऐसी नीति थी जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो है इंडिया की टेरिटरी आ जाए, राइट, इंडिया के ऐसे एरियाज जो कि राजाओं के कंट्रोल में थे वो आ जाए। तो ये जो पॉलिसी थी ये 1848 से 1856 के पीरियड में हमें देखने को मिली थी, और इस पॉलिसी को लाने वाला जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, एक तरफ लिखा रहता है ये नाम, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी लिखा रहेगा, दूसरी तरफ जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखा रहेगा, तो फिर वो मैच करिएगा आप, वो बिल्कुल करेक्ट है कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एसोसिएटेड है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको इंडिया में व्यापक रूप से जो है वो लागू किया था। तो इस पॉलिसी, इस नीति के तहत यह बताया गया था कि हमारी कंट्री के अंदर जहां पर राजाओं का राज है, जिस टेरिटरी पे राजा हैं, राइट, तो अगर राजा का पुत्र जो है वो अगर नहीं होता है, उसका स्वयं का पुत्र अगर नहीं होता है, तो वो टेरिटरी जो होगी वो ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में चली जाएगी। बात को और ध्यान से समझो और तरीके से समझो। एक कोई एरिया है, अब देखिए होता क्या है, राजा का बेटा जो होता है वो राजा बनता है, राइट, हेरिडेटरी सिस्टम हम लोग को ये देखने को मिलता था पहले, राजा का बेटा राजा जो है वो बनता था।
तो जिस टेरिटरी में जो राजा है और उनका अगर स्वयं का कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसी जो टेरिटरी होगी वो ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में चली जाएगी, राइट। और किसी भी प्रकार से अडॉप्टेड सन जो होते हैं, यानी कि गोद लिया हुआ जो बच्चा होता है, वो माना नहीं जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ उत्तराधिकारी के तौर पर, राइट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक राजा है, अब उसका पुरुष बच्चा जो है वो नहीं हो रहा, राइट। अब जैसे उसकी पुत्रियां हैं, तो ऐसी जो टेरिटरी जो होगी वो किसके कंट्रोल में चली जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली जाएगी, राइट। मतलब क्लियरली उन्होंने बोला कि अगर आपको रूल करना है इस टेरिटरी में, अगर राजा को रूल करना है तो उसका बेटा होना चाहिए, पुरुष पुत्र जो है वो होना चाहिए उसका, खुद का, वो भी अडॉप्टेड भी नहीं, गोद लिया हुआ बच्चा भी नहीं माना जाएगा। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिली थी। और नीति ने भारतीय शासक के अपनी पसंद के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लंबे समय से चले आ रहे अधिकार को चुनौती दी थी। मतलब एक चैलेंज कर दिया था कि राजा खुद से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सकता, सिर्फ उसका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड जो होगा वो ही जो होगा वो उत्तराधिकारी होगा, सक्सेसर होगा, वरना वो जो टेरिटरी होगी वो कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली जाएगी, राइट। तो ये एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, और ये भी एक कारण है, एक फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है जिसके कारण से रिवोल्ट ऑफ 1857 हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, ये एक बैकग्राउंड भी, आप जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में मेंशन करेंगे तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि काफी सारी टेरिटरीज जो है वो ब्रिटिशर्स के विरोध में इसलिए आ गई थी बिकॉज ऑफ देयर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस, बस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये होनी चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। केन नदी और बेतवा नदी को लिंक करने का एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इसकी फंडिंग को और उसके इंप्लीमेंटेशन को, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है। कोई मुझे बता सकता है कि केन और बेतवा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से उत्पन्न होती है ये नदियां? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर। तो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, दो नदियों को आपस में लिंक किया जा रहा है, राइट। और इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी, ये चीज बताया जा रहा है। और केंद्र सरकार फंड जो प्रोवाइड कराएगी वो 39,317 करोड़ रुपीस फंड प्रोवाइड कराएगी, जिसमें से 36,290 करोड़ रुपीस एज अ ग्रांट के तौर पर, यानी कि अनुदान के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा, और 3,027 करोड़ रुपीस एज अ लोन के तौर पर स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा, ऋण के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फिगर्स, ये सब फिगर्स जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। हम लोग को मेन फोकस करना है ये प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है कि केन नदी का पानी ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा नदी में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, केन नदी के पानी को ट्रांसफर करना है बेतवा नदी पे, क्योंकि केन नदी पर सरप्लस वाटर है, राइट। तो उसे बेतवा नदी पे ट्रांसफर करना है। इसके बहुत सारे फायदे, अब एक एक करके पूरी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये वहां पर निर्माण करेंगे बांधों का, यानी कि डैम का, जैसे कि दाऊ धाम बांध, इसका निर्माण, और दोनों नदियों से नहर को जोड़ना, कैनाल को जो है वो लिंक करना दोनों नदियों से। लोअर उर परियोजना भी एक है इसमें शामिल, इसी प्रोजेक्ट में। कोठा बैराज इसमें शामिल है, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना भी इसमें शामिल है। मतलब कि ये वेरियस कंस्ट्रक्शन करेंगे, अलग अलग डैम्स वगैरह, अलग अलग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे और नदी के पानी को डाइवर्ट करेंगे, और केन नदी से पानी जो है ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा नदी में। तो ये मेन चीज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। और ये प्रोजेक्ट जो है गाइस बताया जा रहा है कि जैसे ये शुरू होगा तो 8 इयर्स में जो है ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, ऐसा भी प्रपोजल रखा गया है, राइट। इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है? तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हर साल सिंचाई होगी 10.62 लाख हेक्टेयर के एरिया के ऊपर, 10.62 लाख हेक्टेयर के एरिया पर हमें देखने को मिलेगा कि सिंचाई होगी। पीने के पानी का सप्लाई मिलेगा 62 लाख से ज्यादा लोगों को, 62 लाख से ज्यादा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। इवन इसमें हाइड्रो पावर भी जनरेट होगी, राइट। 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की सोलार पावर भी जनरेट होगी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, इरिगेशन पे हेल्प करेगा, सिंचाई पे ये हेल्प करेगा,
पीने की पानी की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करने के ऊपर, और ये हेल्प करेगा पावर जनरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू, यानी कि हाइड्रो पावर और सोलर पावर के माध्यम से। और ये जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक एरिया है बुंदेलखंड का एरिया, इसको मैप में आपको जरूर देखना है बुंदेलखंड के एरिया को कि कहां पर है ये लोकेटेड। ये आपका टास्क है, अभी कभी मैप में देखिए आप मैप की तरफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आप पढ़े कोई भी टॉपिक न्यूज में है किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड, तुरंत उसकी तरफ आपको देखना है। तो बुंदेलखंड के एरिया की तरफ जो है वो आप देखिए, लोकेट करिए। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनके बीच में एक एरिया है बुंदेलखंड का एरिया जहां पर पानी की समस्या है, तो उस समस्या को पूरा करेगा केन बेतवा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट, गेटिंग इट। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड, जैसे कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो बताया जा रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व। कोई मुझे बता सकता है पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है, कौन सी स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व आधा या उसका कुछ एरिया जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा। इसके कारण से वल्चर्स, जो चिड़िया हम लोग को देखने को मिलती है, और इवन जैकाल्स, जो गिद्ध हम लोग को और गीदड़ हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका जो एरिया जहां पर वो निवास करते हैं, उनका जो हैबिटेट है, जो घर है, वो पानी के नीचे चला जाएगा। तो उनको बड़ा नुकसान होगा स्पीसीज को। और बताया जा रहा है कि बहुत साल से हमें देखने को मिल रहा था कि काफी सारे प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट। तो उसके बाद अभी इसको जो है वो क्लियर किया गया है वाइल्ड लाइफ रेगुलेटर के द्वारा, एनवायरमेंटलिस्ट के प्रोटेस्ट के बाद, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसको बहुत सालों के प्रोटेस्ट के बाद क्लियर किया है। अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए बस एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, आपस में नदियों को जो लिंक किया जाता है, ऐसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट यही है, केन बेतवा वाला प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या बेनिफिट मिलता है, तो वाटर और फूड सिक्योरिटी बढ़ जाती है, पानी की समस्या रिजॉल्व होती है। पानी की समस्या रिजॉल्व होगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, लोगों तक खाने की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी एग्रीकल्चर के माध्यम से, है ना। डिजास्टर मिटिगेशन, आपदा न्यूनीकरण भी इन प्रोजेक्ट से जो है वो होता है, राइट। काफी सारी जगहों पर आपदा, मतलब अगर हम बात करें ड्रॉट की भी, सूखे की भी, तो वो भी एक आपदा है, राइट। और फ्लड की भी अगर बात करें, राइट, जैसे कि कहीं पर सरप्लस वाटर है, ज्यादा पानी है, तो उसके कारण लगातार बाढ़ आ रही है, तो आप उसके पानी को डाइवर्ट कर रहे हो, राइट। तो ये भी तो एक प्रकार से आप दोनों जो डिजास्टर्स हैं, कौन से, बाढ़ यानी कि फ्लड, और सूखा यानी कि ड्रॉट, इन दोनों डिजास्टर को आप रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, राइट। और इसमें अब नदी के माध्यम से आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो, राइट। आप वेरियस स्टीमर के थ्रू, या शिप तो नहीं कहोगे आप एग्जैक्टली, आप कह सकते हो एक वेसल, आप वेसल कह सकते हो, एक वेसल के माध्यम से जो है वो यानी कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हो सामान को, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जा सकते हो, राइट। वैसे शिप भी ठीक है, शिप भी चलेगी अगर बड़ी नदी है तो, राइट। बट शिप एग्जैक्टली यूज मत किया करो, रिवर वगैरह के लिए वेसल्स शब्द यूज करना ठीक रहता है, राइट। अब कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं, केन और बेतवा नदी दोनों ही मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं, और ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और केन यमुना से आकर मिलती है उत्तर प्रदेश की बंदा डिस्ट्रिक्ट में, और केन बेतवा से आकर मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां पे, राइट। तो ये केन और बेतवा नदी का जो संगम होता है और यमुना नदी का जो संगम होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है, बट ये दोनों नदी केन और बेतवा ओरिजिनेट होती है कहां से, मध्य प्रदेश से। राजघाट, परीचा, माता टीला, ये सब डैम्स है जो कि बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। कभी कभी डैम से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजरती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक नई स्टडी जो है वो सामने आई है। एक नए अध्ययन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जैसे ये प्रोजेक्ट अब शुरू होगा तो इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसका एक भारी एरिया, ज्यादा एरिया पानी के नीचे चला जाएगा। अब जैसे ही पन्ना टाइगर रिजर्व का ज्यादा एरिया पानी के नीचे जाएगा तो इसके रिजल्ट के तौर पर हमें देखने को मिलेगा कि टाइगर की जो संख्या है वो कम होगी पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर। टाइगर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। चिंता वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 58.03 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो होगा वो पानी के नीचे चला जाएगा, और ये जो एरिया है
ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर टाइगर्स के मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिस एरिया पर टाइगर रहते हैं एग्जैक्टली उस एरिया का आप कह सकते हैं कि 10.07% एरिया पानी के नीचे जाकर नष्ट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइगर का घर जो है उसके घर का 10% हिस्सा जो है वो पानी के नीचे जाने वाला है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत। और इससे बताया जा रहा है कि जैसे कि अब देखिए होता क्या है कि कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर टाइगर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी कि उनका जो हैबिटेट है, उनके जो क्षेत्र है जहां पर वो रोम करते हैं, घूमते हैं, तो वो अलग अलग जगह पर भी हैं। तो अगर सभी ऐसी जगह जो कि डैमेज हो रही हैं, जो टाइगर हैबिटेट एरिया में आती हैं, तो वो टोटल 105.23 स्क्वायर किलोमीटर की, यानी कि सिंपल और सरल शब्दों में आप ये मान के चलो कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व का पानी के नीचे जाएगा, जिससे डायरेक्टली नुकसान जो है वो टाइगर्स को होगा। और टाइगर्स के अलावा और भी काफी सारी स्पीसीज हैं, जानवर हैं, जैसे कि सांभर, चीतल, जंगली सुअर, नीलगाय, जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं। और ये सब जो जानवर हैं वो टाइगर के खाना है, राइट, टाइगर के शिकार हैं। तो इन जानवर को भी नुकसान होगा। मतलब कुल मिलाकर टाइगर का सिर्फ घर ही का नुकसान नहीं हो रहा है, उसके जिस क्षेत्र में वो घूमता है सिर्फ उसी का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसके खाने का भी नुकसान हो रहा है, यानी कि उसके शिकार भी जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे। और जब शिकार कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शिकारी जीवित कैसे रह पाएगा बिना खाए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है, एक स्टडी के थ्रू ये पता लगा है। और अपडेट ये है कि टोटल एरिया जो इस प्रोजेक्ट के तहत पानी के नीचे जाने वाला है वो है 86.50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें से 57.21 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, जो कि टोटल पन्ना टाइगर रिजर्व का 65.50% एरिया है जो कि पानी के नीचे चला जाएगा। ये एक बड़ी चिंता वाली बात एक स्टडी के थ्रू सामने आई है। तो ये था एक बेसिक सा छोटा सा अपडेट। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के बारे में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 या फिर पेसा अधिनियम या पेसा एक्ट जिसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर कानून को 25 साल हो चुके हैं, दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस पर डिटेल में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन जनरल हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। गाइज आप लोग को पता है कि ग्राम सभा जो होती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो कौन लोग होते हैं, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, तो कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो गांव में रहने वाले जो लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा की है, तो वो लोग ग्राम सभा के जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। होता क्या है गाइस कि ग्राम सभा की मीटिंग होती है, राइट, हमें देखने को मिलता है ग्राम सभा की मीटिंग होती है। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल लाइव आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि ग्राम सभा की मीटिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर गांव के सदस्य बैठते हैं और बैठकर वो कई बार, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक मीटिंग होती है गांव की जिसमें वो कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि इसने मुझे मारा, है ना। कई बार आपने ऐसे मूवीज में इस प्रकार की सीन जो है वो देखा होगा कि इसके लड़के ने जो है वो हमारे लड़के को मार दिया, तो ऐसे करके वो डिस्कशन करते हैं। तो जितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं गांव के अंदर, तो वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। गांव के ही खुद ही के सदस्य, खुद ही लोग, कि उनको गांव में किस चीज का डेवलपमेंट करवाना है। जैसे आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो मनरेगा के तहत जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं गांव में, जितने भी मतलब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कुआं बनाना या कुछ भी करना गांव के अंदर, तो उसमें अल्टीमेट पावर जो होती है वो ग्राम सभा के पास होती है। ग्राम सभा जो होती है यही डिसाइड करती है कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो गांव के अंदर इंप्लीमेंट करना है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो ग्राम सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है मतलब गांव की। ये गांव के लोग से ही बनती है। गांव के अंदर रहने वाले 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीजें कि उनको गांव के अंदर क्या डेवलपमेंट करना है या क्या प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स को इन्हें रिजॉल्व करना है मिलकर। तो ये डिस्कशन होता है इस मीटिंग के दौरान ग्राम सभा में। तो ये ग्राम सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, और हमारी कंट्री के अंदर सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन, इसको सुनिश्चित करने के पर्पस के लिए ग्राम सभा बॉडी जो है वो लाई गई थी, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि ग्राम सभा जो है वो क्या है, राइट।
लोकल लेवल पर गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस को मेनली इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए ग्राम सभा लाई गई थी। सेल्फ गवर्नेंस तो समझते हो ना, कि गांव के जो लोग हैं स्वयं वो खुद ही अपने अच्छे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने गांव के बेनिफिट के लिए जो है आवाज उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज की जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर उसको मतलब डिस्कशन करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे। उसके लिए फिर उनको फंडिंग मिलेगी और फिर उनका काम शुरू होगा। तो ये बॉडी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, राइट, जो कि गांव के अच्छे के लिए जो है वो डिसीजन लेती है, उनके गांव के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेती है। गांव के ही लोग गांव के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को डिटेल में समझाने की इसलिए कोशिश करी है क्योंकि जो पीसा अधिनियम है ये सेम यही है और कुछ नहीं है। देखिए, पीसा अधिनियम में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, राइट, जो हमारी कंट्री के अंदर ऐसे एरियाज जहां पर जिन एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज घोषित किया हुआ है, जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो निवास करती हैं, जो आदिवासी जहां पर लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के, तो जिन एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज घोषित किया होता है, तो उन एरियाज के अंदर सेल्फ गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस को लागू करने के पर्पस के लिए पीसा कानून लाया गया है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि जिस प्रकार से ग्राम सभा जो हमारा थर्ड टीयर काम करता है, राइट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो थर्ड टीयर हम लोग को देखने को मिलता है। देखो, एक तो गवर्नेंस होता है या गवर्नमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो नेशनल लेवल की होती है, एक स्टेट लेवल की होती है, और ये जो है वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है, ग्राम सभा, पंचायत जिसको मेनली हम लोग बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, पंचायत। कानून का नाम सुनिए, पंचायत हम लोग को कानून का नाम देखने को मिल रहा है, मतलब कि शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत या फिर लोकल गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना, जो मेनली पंचायत होती है सेम वैसा ही वहां पर इंप्लीमेंटेशन करना, कि जिससे कि आदिवासी लोग अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए खुद से जो है वो आवाज उठाएं और डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करें, एक बॉडी क्रिएट करें वो, राइट, यानी कि एक आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज तरीके से, मतलब उनको किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर इंप्लीमेंट होने चाहिए वो खुद वो डिसाइड करें। तो ये सेल्फ गवर्नेंस बॉडी शेड्यूल्ड एरियाज पे लागू करने के लिए पीसा अधिनियम लाया गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि पीसा अधिनियम एग्जैक्टली है क्या। गाइस, अब यहां पर थोड़ी सी और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में आपकी क्रिएट करूंगा। एक्चुअली सवाल ये उठता है कि पीसा अधिनियम लाया क्यों गया, मतलब क्या ऐसी वजह थी कि पीसा अधिनियम को लाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखो यार, आप लोग जानते हैं, अगर हम बात करें आदिवासी की, तो दे गाइस नो वेरी वेल, आदिवासियों को पता है कि उनको कैसे रूल करना है। देखो, उनके खुद के कल्चर्स हैं, उनके खुद के ट्रेडिशंस है। जैसे किसी को अगर पनिश करना है तो उनके खुद के कानून भी हैं कि कैसे वो पनिश करेंगे, उनका मुखिया कैसे चुना जाएगा, सब वो पर्सनली जानते हैं, जो कि प्रथा से चली आ रही है, यानी कि सालों से, सदियों से जो प्रथाएं जो चली आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी काम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी वो ऑपरेट करते हैं। बट क्यों पीसा अधिनियम लागू करना है सरकार को शेड्यूल्ड एरियाज में? तो अब देखो, थोड़ा सा सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप तैयारी कर रही हो ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की, तो आपको सिर्फ ये समझना नहीं है कि हम आदिवासी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि आपको यह भी समझना है कि सरकार क्यों लेकर आई है इस कानून को। क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट वांट्स टू रूल ओवर देम। गवर्नमेंट को यह चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेकर आ रही है तो वो स्कीम उन्हें सुनिश्चित करना है कि वो लागू हो उस एरियाज पर। गवर्नमेंट सुनिश्चित करना चाहती है, हमारी स्टेट, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शेड्यूल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, राइट। देखो, बताया तो ये जाता है कि सेल्फ गवर्नेंस के लिए, कि वहां के लोग जो है वो खुद से मतलब वहां पर एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर बने, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट हो, इसलिए हम पीसा लेकर आ रहे हैं। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। बिहाइंड द पिक्चर मेन चीज जो है जो आपको समझनी है वो ये है कि गवर्नमेंट चाहती है ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करना, कि कल को अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करे तो वो ट्राइबल ग्रुप जो है वो इस प्रकार से बन जाए कि वो उस ऑर्डर को समझे और ऑर्डर को समझने के बाद इंप्लीमेंट करे। आप बात को समझना। अब मैं आपको और जो चीज समझाऊंगा ना, उससे आपका दिमाग और खुलेगा। अब आप मुझे बताइए, आप डीएम बनते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, या फिर अगर आप पुलिस की फील्ड की बात करें तो मैं मान लेता हूं कि आप जैसे एसपी के पद पर हैं अभी, है ना। कलेक्टर आप बन रहे हैं, जैसे आप आईएएस बन रहे हैं, तो फिर आप मान लेता हूं मैं कि आप डीएम के पद पे हैं। और अगर आप ये बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, चलो आप अगर आईएएस बनते हैं तो आप एसडीएम के पद पे अपने आप को ले लो, और अगर आप इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं तो आप अपने आप को
एक एसपी के पद पर रखो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी जो सीनियर है, जैसे आप अगर एसडीएम है तो आपके डीएम जो आपको ऑर्डर देंगे तो वो आप फॉलो करोगे कि नहीं? डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उनके आपको रूल्स, उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर से दबाव आ रहा है, तो वो दबाव को फॉलो करना पड़ता है। भाई आपके पास अगर ऑर्डर आया कि इस क्षेत्र में आपको जो है वो गवर्नमेंट की इस स्कीम को लागू करना है, तो आप तो उस लागू करने के लिए काम करोगे, करोगे कि नहीं? अगर आप एसपी हो और आपके पास आपके आईजी या डीआईजी आपको जो है वो एक ऑर्डर देते हैं कि आप वहां पर जाइए और वहां पर नाकाबंदी करवाइए, तो आप नाकाबंदी करवाओगे कि नहीं करवाओगे? करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया। अब बात को समझना, नेशनल लेवल से या स्टेट लेवल से अगर शेड्यूल्ड एरियाज पर ट्राइबल ग्रुप्स के लिए कुछ ऑर्डर भेजा जाएगा, तो अगर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, तो फिर उनको उस ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। तो ये चीज है समझने वाली। मेनली सिर्फ आपको टॉपिक को पढ़ना नहीं है, टॉपिक में आपको वो चीज समझनी है कि यार ये क्यों लागू कर रहे हैं ये लोग। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो चीज मैं समझा रहा हूं ये कहीं लिखी नहीं मिलेगी। ये अगर आप चाहो तो जो मैंने समझाया वो लिख सकते हो अलग से, बाकी नोट्स में ये वाली चीज आपको नहीं मिलने वाली। नोट्स में तो पीसा अधिनियम क्या है वो मिलेगा, बट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लेकर आया गया है ये आपको समझना है, जो कि इसी चीज में मैं आपकी हेल्प करता हूं। एक अच्छा आपका आंसर आपको बनाना है तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। टॉपिक पर पकड़ जब होगी जब आप उसके बैकग्राउंड को समझोगे कि लाया क्यों गया। तो मैंने आपको जिस तरीके से समझाया ये चीज से अब आपको शायद समझ में आएगा कि यार क्यों शेड्यूल्ड एरियाज में कानून बना, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं, थर्ड टियर लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ऊपर से इस क्षेत्र को अगर कंट्रोल करना है, इस एरिया को कंट्रोल करना है, यहां पर रहने वाले लोगों को कंट्रोल करना है, तो वो हिरार्की आती है ऊपर से नीचे तक ऑर्डर वाली। तो इसके माध्यम से होगा। और दूसरी बात क्या है कि आपने अगर एक बार स्ट्रक्चर बना लिया तो दे हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि होता यही है ना कि भाई अगर ये हिरार्की है, यानी कि आपके ऊपर अगर डीएम बैठे हैं, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट चलता है कि आपको डीएम के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, कन्वेंशन कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है कि उस पोस्ट पे जो भी आएगा उसको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो जब थर्ड टियर स्ट्रक्चर बन जाएगा तो एक कन्वेंशन क्रिएट हो जाएगा कि अब ऊपर से जो ऑर्डर आएगा तो वो इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, या फिर ये ऑर्डर अपना ऊपर तक भेजेंगे। और फिर वही तालमेल और फिर वही बहुत सारी चीजें इस बीच में जो हो जाती हैं। आप समझदार हो, समझ सकते हो इस बात को। तो ये चीज है। तो गवर्नमेंट क्यों करना चाहिए चाह रही है, तो दैट इज गुड। यू हैव टू राइट डाउन कि वहां पर एक सेल्फ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हो। बट यू गाइज आर बिकमिंग, मतलब अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करना। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से अब दिमाग में बैठ गई होगी। थोड़ा मैंने आपका समय लिया इस चीज में, इसलिए थोड़ी माफी चाहता हूं। बट कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स की समझ जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में समझ डेवलप हो गई तो आप उस टॉपिक को भूलोगे नहीं। घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका एक अच्छा आंसर आपके पास रेडी रहेगा। तो पीसा अधिनियम को लाया गया कि शेड्यूल्ड एरिया जो हमारी कंट्री के अंदर है, तो वहां पर जिस प्रकार से ग्राम सभा ऑपरेट करती है गांव में, राइट, पंचायत सिस्टम जिस प्रकार से हमारा है, वैसे ही सिस्टम जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए स्टैब्लिश करने के लिए पीसा एक्ट लाया गया। इस कानून को 1996 में जो है वो पार्लियामेंट ने जो है वो पारित कर दिया था, पास कर दिया था, और ये लागू हो गया 24 दिसंबर 1996 से एग्जैक्टली। और साथ ही साथ पीसा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है, बैकबोन माना जाता है ट्राइबल लेजिस्लेशन का। और पीसा जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल सिस्टम को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, यानी कि इसमें ये चीज है, मतलब एक चीज इसमें ये मेंशन करिए कि ट्राइबल ग्रुप्स का जो भी तौर तरीका है डिसीजन लेने का, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले, उसमें सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। बट सरकार बस ये चाहती है कि एक स्ट्रक्चर बन जाए, क्योंकि जहां स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उस स्ट्रक्चर के माध्यम से सरकार उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश आराम से इजीली कर सकेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक स्ट्रक्चर बना है, डीएम आपको ऑर्डर देगा, अगर आप एसडीएम के पद पे हो तो फिर आपको ऑर्डर मानना पड़ेगा। आप डीएम के पद पे हो, आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑर्डर देगा तो आपको मानना पड़ेगा। आप अगर आईजी के पद पे हो तो आपको ऑर्डर ऊपर से जो है वो मानने पड़ेंगे, राइट। जो स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल से जो ऑर्डर्स आते हैं वो आपको मानने पड़ेंगे, मानने ही पड़ेंगे, राइट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। तो इस चीज पर मेनली फोकस किया गया है। और हमारी कंट्री के अंदर ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो रूरल इंडिया के लिए लाया गया, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया, जो 1992 में सामने आया। और काफी सारे अमेंडमेंट्स हम लोग को, हालांकि एक और चीज मैं इससे रिलेटेड अपडेट आपको देता हूं कि
अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस की पहली बार शुरुआत होती है 1992 से, तो वो भी गलत है। एक बार पढ़ना गौर से लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में कि कब से ये शुरू हुआ, तो आपको उसका एग्जैक्ट ईयर जो है वो पता लगेगा, राइट। किसी को पता है तो जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि आप जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लक्ष्मीकांत पॉलिटी से पढ़ेंगे तो पूरी पिक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगी, राइट। तो पढ़ा करो, जब भी टॉपिक किसी को पढ़ो तो उसका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपको कोई भी टॉपिक जब समझाता हूं तो इस प्रकार से डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो एकदम हाई रहे। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज यही डिमांड करता है कि ब्यूरोक्रेट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट पर, एक टॉपिक पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वनडे एग्जाम नहीं है ये, आपको मेंस का आंसर लिखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, राइट। आपको डिस्ट्रिक्ट चलाने वाले हो आने वाले समय में आप पूरी की पूरी, तो आपको, और डिस्ट्रिक्ट क्या नेशन चलाओगे यार, आगे चल के जब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनोगे पूरा नेशन को हिलाओगे आप। सो यू हैव टू बी लाइक दैट, तो अपनी पर्सनालिटी वैसी बनाओ। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के पर्पस के लिए रूरल इंडिया के अंदर 70 मतलब रूरल इंडिया में गांव क्षेत्र में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया, और इसमें 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया। और इसमें हालांकि जो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज जो थे वहां पर ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का क्लॉज जो है वो नहीं मेंशन था। फिर एक भूरिया कमेटी बनाई, तो भूरिया कमेटी ने 1995 में अपना रिकमेंडेशन दिया कि पीसा कानून जो है वो लाया जाए, जिसके तहत जो सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का वो एक्सटेंड किया जाए शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में भी, राइट। और एब्सोल्यूट पावर जो दी जाती है ग्राम सभा को, तो वैसे ही सेम पावर जो है वो दी जाए पीसा एक्ट के तहत भी, यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज में रहने वाले लोगों को ग्राम सभा का स्ट्रक्चर के बारे में उनको जानकारी दी जाए, वैसा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए। और स्टेट लेजिस्लेचर जो होगी उसका काम क्या होगा, राज्य की विधायिका, इसका काम क्या होगा, एक एडवाइस देने का, एडवाइजरी रोल का। अब आप समझ गए होंगे कि राज्य जो विधायिका है उसका रोल क्यों यहाँ पर रखा गया, क्योंकि वो एडवाइस करे। और आप जानते हो कि एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया तो एडवाइस कब ऑर्डर में बदल जाती है, तो उसको आप फिर समझ नहीं पाओगे, राइट। कि एडवाइजरी रोल कब फिर वो मतलब वो हो जाता है ना कि दबाव वाला रोल में कब कन्वर्ट हो जाता है, वो समय के अनुसार जो है वो पिक्चर चेंज हो जाती है। तो बस यही चीज है कि एक कंट्रोल करना। देखो इसको पॉजिटिव वे में लो, यू गाइज आर बिकमिंग ब्यूरोक्रेट, तो इसको आपको ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार ये तो गलत है, इस प्रकार से कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पेन की कलम रहे और उसकी आवाज ऐसी रहे कि जिसके तहत वो एक बार बोलने पर चीजों को कंट्रोल करे। यानी कि अगर आप डीएम और आप जब उठते हो खड़े होते हो और आपके सामने आपके सीनियर्स बैठे रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। मतलब आप जब उठोगे तो उनका भी उठना तय है, राइट। जब आप बोलोगे कि ये काम करो तो वो काम उन्हें करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गिविंग देम ऑर्डर, बिकॉज यू नो कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और कंट्रोल कब होगी, जब एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो ये वही चीज है कि स्टेट लेजिस्लेचर अपना एडवाइजरी रोल देगी ये इंश्योर करने के लिए कि पंचायत और ग्राम सभा प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकें, राइट। बट पूरी की पूरी पावर्स जो होंगी बताया जा रहा है कि ग्राम सभा के पास होंगी। और हायर लेवल जो है यानी कि हायर अथॉरिटीज जो है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर या नेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो ग्राम सभा की पावर कोई छीन नहीं सकता है। ग्राम सभा को जो पावर दी गई है वो पावर एंजॉय करेंगे। जैसे कि हाल जब भी बात आती है किसी जमीन को कंट्रोल करने की, भूमि अधिग्रहण की, लैंड एक्विजिशन की, या जो भी डिस्प्लेस्ड पर्सन है यानी कि जिन लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रीसेटल किया जा रहा है या उनको कहीं और जो है वो जगह दी जा रही है, चेंज की जा रही है उनकी लोकेशन, तो उस दौरान ग्राम सभा से कंसल्ट करना होगा। जब भी बात आती है ट्रेडिशनल बिलीफ की, पारंपरिक आस्था की, या ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर की, आदिवासी समुदाय की संस्कृति की, तो इसके संरक्षण को लेकर पूरा डिसीजन जो होगा वो ग्राम सभा का होगा, राइट। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप जो होगी वो ग्राम सभा के पास होगी। जितने भी लोकल डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं यानी कि लोकल लेवल पर जो भी विवाद होते हैं उसको रिजॉल्व करेगी ग्राम सभा। जैसे आपने मूवीज में भी कई बार देखा होगा, गांव के लोग बैठे हुए हैं एक जगह पर और वो जो है वो कंप्लेन करते हैं कि इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारा, तो ऐसे करके जो लोकल विवाद होते हैं तो वो रिजॉल्व होते हैं, राइट। चल ठीक है तुझे मारा, चल सॉरी बोल दे चल, तो ऐसे करके आपको पता होगा कि विवाद रिजॉल्व किए जाते हैं, है ना। और फिर इसके अलावा विलेज के जो मार्केट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्रामीण बाजार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके मैनेजमेंट करना उसका, राइट। इसके अलावा गांव में जो लिकर्स बनती है उसका प्रोडक्शन होता है या डिस्टिलेशन उसका हम लोग को देखने को मिलता है लिकर्स का, राइट। या फिर लिकर को बैन करना या नहीं करना, तो वो पूरे अधिकार जो होंगे वो ग्राम सभा के पास होंगे, राइट। या फिर मनी लेंडिंग यानी कि किसको उधार देना है या नहीं देना, या साहूकार की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो अधिकार जो होगा वो पूरा का पूरा ग्राम सभा का होगा कि किस प्रकार से ये कंट्रोल करेंगे मनी लेंडर्स को या मनी लेंडिंग की एक्टिविटीज को गांव के अंदर।
और भी कोई दूसरे अधिकार जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन्वॉल्व है तो वो इसके अंदर इंक्लूड हम लोग को देखने को मिलती है। इनकी पावर जो होगी वो ग्राम सभा के पावर पास होंगी। बट कुछ इश्यूज जो है, कुछ मुद्दे हम लोग को पीसा कानून से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि एक राष्ट्रीय कानून के अनुरूप जो है वो इसको बनाए, पीसा एक्ट को बनाए, कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय कानून बोल रहा है तो उस प्रकार से इसको आप इंप्लीमेंट करो। बट स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती है। उनको ये डर रहता है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने ना लगे, प्रेशर क्रिएट करके। दैट्स वाई वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करती। और दूसरी बात ऑब्वियस ही बात है कि कुछ एरियाज के अंदर पावर जो होंगी वो ट्रांसफर होंगी और कोई नहीं चाहता कि पावर जो है वो ट्रांसफर करना, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है। पॉलिटिकल विल की एक बड़ी दिक्कत है, राइट। नेता जो है वो नहीं चाह रहे हैं, राइट, कि इस प्रकार से ग्राम सभा जो है वो स्टैब्लिश। और कुछ कुछ लोग भी होते हैं जैसे कि वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से शेड्यूल्ड एरियाज पे एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो। तो इस कारणवश हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो ये कुछ इश्यूज है कि काफी सारे एरियाज पर, शेड्यूल एरियाज पर क्यों ये पीसा अधिनियम लागू नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। तो उसकी वजह यही है कि इच्छा नहीं है लागू करने की, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा भी बताया गया है, सोशल ऑडिट्स के तहत ये चीज सामने आई है कि कई सारी जगहों पर ऑन पेपर ग्राम सभा का अप्रूवल बस दिखाया जाता है, बट ग्राम सभा की एग्जैक्टली कोई मीटिंग नहीं होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि आप लोकल सेल्फ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को तो क्रिएट कर रहे हो, बट वो स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से जैसा ऑपरेट होना चाहिए लोगों के हित के लिए वैसा नहीं हो रहा है। सिर्फ ऑन पेपर बस चीजें हो रही हैं, बट रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि रियलिटी में ये माना जाता है कि ग्राम सभा में जो गांव के जो लोग हैं वो खुद मीटिंग्स अटेंड करें, अपनी शिकायतें बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने डेवलपमेंट के लिए खुद जो है वो आगे बढ़े, काम करें। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ ऑन पेपर दिखाया जाता है कि मीटिंग हुई और ये डिसीजन लिया गया, बट एग्जैक्टली कोई मीटिंग एक्चुअली में नहीं हुई है। तो ये जो चीज है वो बहुत चिंता वाली बात है। ये तो इस पर सुधार लाने की सख्त आवश्यकता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक पीसा अधिनियम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हुई होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। गाइस आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे। और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें। और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है। पीपीटी पीडीएफ ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले। और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4 पेपर 1 2 3 4 जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइस हम लोग डिफेमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मानहानि के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि मानहानि जो है वो इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन के तहत हम लोग को देखने को मिलती है? बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। सो ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि रिसेंटली पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के जो चीफ हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इनके खिलाफ एक मानहानि यानी कि डिफेमेशन का मामला दर्ज किया गया है। सिद्धू ने एक भाषण के दौरान अपनी पार्टी के 2 सदस्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुलिस कर्मियों की पैंट गीली करने में सक्षम बताया था।
मतलब ये स्टेटमेंट दिया था कि इनके जो 2 मेंबर्स हैं, इनकी पार्टी के 2 मेंबर्स, वो इतने केपेबल हैं कि पुलिस कर्मियों की पैंट गीली कर सकते हैं। हालांकि विवाद के बाद सिद्धू ने कहा कि उनकी इस टिप्पणी को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कहने का एक तरीका है कि कांग्रेस के पास अधिकार है। सो गाइस, इससे ये सीखने को मिलती है कि जब आप एक पोस्ट में होते हैं, पब्लिक फिगर जब बन जाते हैं, तो आप जो भी स्टेटमेंट दें, जो कुछ भी बोले, बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि उसका गलत इफेक्ट पड़ सकता है। भले ही आप कितने भी अच्छी तरीके से मतलब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीज रख रहे हो, बट उसका एक नेगेटिव इफेक्ट अगर पड़ गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो आप कर रहे हैं तैयारी ब्यूरोक्रेसी की, एक हाई पोस्ट में जाने की, तो अभी से आदत डालो कि जब भी हम कुछ बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलें। और इसलिए बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं ना कि जो भी चीज बोला जाएगा, यानी कि आप जो भी चीज बोलो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द जो होता है वो वापस नहीं जाता है। राइट, सेम वैसे ही कि एक बार बाण से तीर निकल गया तो वो अटैक करेगा, तो मुंह से निकले हुए शब्द भी कई बार अटैक करते हैं, भले ही आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो। राइट, तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। और ये सिद्धू का ये मामला था जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। बट हम मेन जो चीज जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है डिफेमेशन, मानहानि के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीसी का सेक्शन 499 इससे रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सही उत्तर जो है वो दिया होगा इसका। 499 अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, 499 और 500 जो सेक्शन है आईपीसी का वो इसी से रिलेटेड है। तो डिफेमेशन का मतलब क्या है? मानहानि। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति, व्यवसाय, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले फॉल्स स्टेटमेंट जो कि रेप्यूटेशन को हार्म करते हैं किसी इंडिविजुअल, पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन या नेशन की, तो इस चीज को मानहानि कहा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति लिख कर, बोल कर, कहकर किसी भी तरीके से दूसरे किसी व्यक्ति की, किसी कंपनी की, देश की अगर रेपुटेशन पर हार्म करता है, राइट, उसकी प्रतिष्ठा पर हानि पहुंचाता है, गलत स्टेटमेंट देकर, फॉल्स स्टेटमेंट देकर, तो वो जो मामला होता है वो डिफेमेशन का होता है। यानी कि अगर आपके पीठ पीछे अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में गलत गलत चीजें फैला रहा है, गलत गलत बोल रहा है, जिससे कि आपकी डिग्निटी, आपकी रेपुटेशन को हानि पहुंच रही है, तो आप सामने वाले के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो। बट यस, आपके पास सबूत होना चाहिए कि उसने बोला, राइट, आपके बारे में उल्टा सीधा गलत, और उसका बिल्कुल परफेक्ट आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। राइट, तो आप किसी के खिलाफ मानहानि का केस फाइल कर सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग यू कि आप किसी के खिलाफ ऐसे, देखो क्या होता है, कई बार लोग छोटे छोटे केसेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आपके पीठ पीछे भी काफी सारे लोग उल्टी सीधी बातें बोलते होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पीठ पीछे लोग उल्टी सीधी बातें नहीं बोल रहे हैं। बट एक चीज मैं आपको समझाऊं, क्योंकि आप देखो, मैं आपकी स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको एक जनरल बताता हूँ, अगर आपकी पीठ पीछे अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो ये बात समझ के रखो कि सामने वाला आपसे जल रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है, आपसे जल रहा है। तो ये सब छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। छोटी छोटी चीजों को अगर दिल में लगाओगे या दिमाग में रखोगे तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप ही परेशान होगे, आप अपने काम को नहीं कर पाओगे, पूरे दिन रात उसी चीज के बारे में सोचोगे कि उसने हम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, उसको तो मैं बता के रहूंगा या बता के रहूंगी, एक बार मुझे बस कलेक्टर बनने तो फिर देख लूंगी उसको, फिर बता दूंगी उसको, या फिर बता दूंगा, राइट, बताता हूं उसने ऐसा कैसे बोला, रुक जाओ। तो ये अपनी जो आग है ना, वो सिर्फ उसी तक सीमित रखो कि एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊं फिर बताता हूं या फिर बताती हूं। तो वो आग अपनी पढ़ाई पे दिखाओ, राइट। उससे क्या होगा, उससे फायदा आप ही का होगा कि आपका सिलेक्शन होगा, आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, रादर देन अंदर ही अंदर कुड़ने की जगह कि जब भी उसको देखो एकदम जलने लगो, 15-20 मिनट तक सोचने लगो। सोचो मत यार, एक बार सोचो कि एक बार सिलेक्शन हो जाए मेरा, फिर देख लेंगे ये सब चीजें। बट फिर भी आपको देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उस लेवल पर ऑलरेडी आ चुके होगे कि ये टुच्ची बातें आपके लिए मैटर नहीं करेंगी। बट यस, कई बार कई केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई बहुत ही गलत बोलता है, बहुत ही मतलब इस प्रकार की बातें जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं है, किसी की, जैसे होता है ना कि कई केसेस में जैसे वुमेन सबसे ज्यादा इस चीज को जो है वो फेस करती हैं, राइट, एज कंपेयर टू मैन, राइट, कि काफी सारे लोग किसी के बारे में बहुत उल्टा सीधा, बहुत गंद, दो कौड़ी की बातें बोलते हैं, राइट, आपको पता होगा। तो ऐसे लोगों को अगर आपको सजा देनी है या दिलानी है, तो आप सेक्शन 499 के तहत उसको सजा दिला सकते हैं। मानहानि का केस जो है वो चलता है। फिर अब देखिए, मानहानि जो होती है, डिफेमेशन जो होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल नेचर का हमें देखने को मिलता है। इसके दो प्रकार होते हैं। तो सिविल नेचर का जो डिफेमेशन होता है
उसमें कंपनसेशन मिल जाता है। मतलब सामने वाले व्यक्ति ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसने किसी कंपनी के बारे में जो है वो उल्टा सीधा बोला, है ना, कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोला, राइट, और कंपनी के बारे में गलत न्यूज जो है वो, गलत अफवाह जो है वो फैला दी, उससे कंपनी का क्या हुआ, कंपनी के बिजनेस को नुकसान जो है वो पहुंचा। तो अब क्या होगा, ये केस कोर्ट में केस जाएगा, डिफेमेशन का केस जाएगा, मामला चलेगा। फिर कोर्ट जो है वो क्या बोलेगी, जिस व्यक्ति ने उल्टी सीधी बातें उस कंपनी के बारे में जो है वो बोली है, राइट, जिससे उस कंपनी का नुकसान हुआ है, तो कोर्ट सामने वाले जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसको बोलेगी कि आप इनका नुकसान जो है वो भर दें, मतलब आप कंपनसेशन जो है वो पे कर दें। बाकी क्रिमिनल नेचर का जब डिफेमेशन होता है तो गाइस उसमें पनिशमेंट होती है। क्रिमिनल नेचर का डिफेमेशन यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी, राइट, जो कि बिल्कुल गलत है, असत्य है, और उसके कारण सामने वाले को मेंटली इतना ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ कि उन्होंने, उनके दिमाग में थॉट्स आने लगे सुसाइड के। जैसे वकील लोग जो होते हैं ना, वकील इस प्रकार के केस ही बनाते हैं, राइट, कि हमारे क्लाइंट जो हैं उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगे आपकी इस एक्टिविटी के कारण, आरोपी की इस हरकत के कारण। तो ऐसा जो मामला होता है ना वो गंभीर होता है। और देखिए सिर्फ वकील ऐसा बोलते नहीं है, कई केसेस में वाकई में लोगों के, मतलब जो होता है ना, किसी आप चरित्र के बारे में उल्टा सीधा, देखो यार किसी की, लेट्स से कि किसी की शादी हो रही है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं करूंगा, लड़कों की भी बात करूंगा। कई केसेस में लड़के जो होते हैं वो भी बहुत दिल से चीजों को जो है वो लेते हैं, मतलब कि अपने कैरेक्टर को लेकर भी, राइट, क्योंकि यार हर एक इंसान की एक रेपुटेशन होती है, यार हर एक इंसान की एक पर्सनालिटी होती है। आप उसकी पर्सनालिटी को जो है वो गलत चीज के साथ अगर जोड़ोगे तो फिर वो चटकेगा या चटकेगी, है ना। और फिर कई केसेस में ऐसा होता है कि किसी के बारे में आपने इतनी बदनामी कर दी। अब कुछ लोग सेंसिटिव भी होते हैं यार, इस चीज को भी आपको समझना जरूरी है। आप आने वाले समय में ऑफिसर्स बनेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर मेनी पीपल्स हु आर वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, कोई मतलब उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, बहुत सेंसिटिव तरीके से रहे हैं वो बचपन से, कोई कोई लड़के की मैं बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पर, तो अगर किसी ने बोल दिया कि अरे यार ये तो शराबी है, ये तो दारू पीता है, उस बंदे ने एक बूंद नहीं पी हो शराब की, और उसके बारे में अगर मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाना किसी ने शुरू कर दी, और उस समय पर, जिस समय पर उसकी शादी का समय है, राइट, और वो व्यक्ति, मतलब वो लड़का है, वो किसी लड़की को अगर पसंद कर रहा है और अफवाह फैला दी पूरे परिवार में कि ये तो शराबी है और वो पीता नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो बहुत सेंसिटिव है, उसने एकदम दिल में ले ली वाली बातें कि यार इसने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें जो है वो बोली है, तो लोग सुसाइड तक कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि मानहानि जो है वो कितनी हद तक एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान जैसे कंपनी को पहुंचाएगी कि कंपनी का मॉनेटरी नुकसान होगा, बट क्रिमिनल नेचर में एक व्यक्ति सुसाइड तक कर सकता है, एक व्यक्ति अपनी जान तक ले सकता है, या खुद क्राइम कर सकता है, या कर सकती है। तो इसीलिए ये डिफेमेशन दो प्रकार के हैं, एक क्रिमिनल नेचर का और एक सिविल नेचर का। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 के तहत हम लोग को नजर आता है। और सिविल डिफेमेशन जो होता है वो टॉर्ट लॉ है, टॉर्ट लॉ, अपकृत्य कानून है। अब ये टॉर्ट लॉ क्या होता है, तो ऐसा कानून या फिर कानून का ऐसा क्षेत्र जो किसी गलती को परिभाषित करने के लिए किसी विधान या कानून पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि सामने वाले की क्या गलती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो कानून के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। जैसा मैंने आपको भी समझाया कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सी चीज कितनी सेंसिटिव होगी, वो ही स्वयं व्यक्ति जो है वो इस चीज को समझ पाएगा, ये समझ पाएंगी कि एक स्टेटमेंट, जैसे होता है ना कि कुछ लोग छोटी मोटी बातों को बोलते हैं कि चल छोड़ यार जाने दे। जैसे कि आप लोग की पीठ पीछे लोग कितना बोलते होंगे कि ये क्या करेगी सिविल सर्विसेज क्रैक, ये क्या करेगा आईएएस, कैसे बनेगा ये आईएएस। कुछ लोग इस चीज को दिल में नहीं लेते बिकॉज दे वांट कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। और यही चीज मैं गाइस आप सभी लोग से कहना चाहता हूं, कोई नहीं चाहता कि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करें, आप स्टेट सिविल सर्विसेज क्लियर करें, एसडीएम बने, आईएएस बने, ऑफिसर बने, कोई नहीं चाहता। नो वन वांट्स यू, सिर्फ आपके पेरेंट्स के अलावा या एक दो लोग और आपकी लाइफ में होंगे उनके अलावा, कोई नहीं चाहता। तो पीठ पीछे जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आप अपनी तरक्की से जो है वो दिखाओ। वो बोलते हैं ना कि चुपचाप तैयारी करो, सक्सेस शोर मचाएगी, तो सक्सेस को शोर मचाने दो। बाकी कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं कि इन्होंने कैसे बोल दिया, रोने लगते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मत करो, इससे सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। मेरी एडवाइस है आप लोग के लिए यार, कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, लोगों को चार बातें बोलना है बोलने दो, क्योंकि आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे होता है ना कि आपने शादी अरेंज कराई, आपके घर की शादी में आपको पता होगा गेस्ट आते हैं, कितना भी अच्छा कर लो कहीं ना कहीं तो कमी निकालनी ही है उनको। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अपनी तैयारी करो। तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि कानून जो है वो, मतलब एक्चुअली में वो कितना सेंसिटिव है, तो वो जो है वो डिसाइड
करता है ये सिविल लॉ के अंदर, राइट। फिर अगर वो अत्यधिक सेंसिटिव है तो फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उस केस को जो है वो क्रिमिनल पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर ये चेक किया जाता है। अब जैसे कंपनी के केस में अगर हम लोग बात करें, यार उस कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, किस हद तक नुकसान हो रहा है, तो ये चीज भी तो एनालाइज की जाएगी ना। तो इसीलिए मतलब अकृत्य अपकृत्य अपकृत्य या फिर टॉर्ट लॉ कानून का ऐसा क्षेत्र है जो किसी गलती को परिभाषित करने के लिए किसी विधान या कानून पर निर्भर नहीं होता, बल्कि क्या करना गलत हो सकता है इसकी व्याख्या करने के लिए विभिन्न कानूनों का उपयोग किया जाता है। काफी सारे कानून को एक साथ रखकर जो है वो देखा जाता है, राइट। तो इसको कहते हैं टॉर्ट लॉ, जो कि सिविल डिफेमेशन के केस में आता है। और आईपीसी की धारा 499 के अनुसार मानहानि बोले गए या पढ़े जाने वाले योग शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या दृश्यमान अभिव्यक्ति के माध्यम से भी हो सकती है। मतलब कोई लिख कर, बोल कर, कह कर, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसी व्यक्ति को बदनाम कर रहा है, किसी कंपनी को बदनाम कर रहा है, वो कितना सेंसिटिव मामला है, उस चीज को देखते हुए आईपीसी की धारा 499 के तहत क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। और क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर गाइस 2 साल की सजा और फाइन या दोनों हम लोग को ये देखने को मिलता है, राइट। 2 साल की इसमें सजा होती है, राइट। और हालांकि कुछ चीजें एग्जेम्पशन भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पब्लिक सर्वेंट है। अब यार अगर पब्लिक सर्वेंट कोई घूस ले रहा है, बात को समझना, पब्लिक सर्वेंट कोई घूस ले रहा है और आपने उसको वीडियो में कैप्चर कर लिया और उसके वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर दिया, ठीक है। अब वो वीडियो ऑनलाइन वायरल हो चुका है, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट था, उसने पब्लिक के लिए, जनता के लिए गलत किया है, यानी कि ऐसी पोस्ट में बैठकर, सिविल सर्वेंट की पोस्ट में बैठकर वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको तो सिविल सर्वेंट का मतलब क्या, आप जनता के नौकर हो, राइट। आपको जनता के लिए काम करना है, बट आप क्या कर रहे हो, घूसखोरी कर रहे हो, राइट। उनको पीट रहे हो। जैसे पुलिस में बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, कई बार बहुत बुरा व्यवहार जो है वो किया जाता है सिटीजन्स के साथ, है ना। तो ऐसी चीज जब होती है, जब उनके बारे में आप रिकॉर्ड कर लेते हो, उनकी पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेते हो और ऑनलाइन वो वायरल हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाला व्यक्ति जो है, यानी कि जिसने खुद ही करप्शन किया, गलत किया, वो आपके ऊपर जो है वो केस फाइल कर रहा है मानहानि का। ऐसा वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन है इसके अंदर, ये वाली चीज। इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि धारा 499 में भी अपवादों का हवाला जो है वो देती है धारा 499। एक्सेप्शंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं, इनमें सच्चाई का आरोप शामिल है जो सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यक है, राइट, पब्लिक गुड के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार सरकारी अधिकारियों के सार्वजनिक आचरण किसी भी सार्वजनिक प्रश्न को छूने वाले किसी भी व्यक्ति के आचरण और सार्वजनिक प्रदर्शन के गुणों पर प्रकाशित किया जाता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो सही तरीके से एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो गलत कर रहा है और उसकी अगर जो वीडियो फुटेज अगर ऑनलाइन रिलीज हो गई, तो सामने वाला व्यक्ति जिसने ऑनलाइन रिलीज करी उसके खिलाफ मानहानि का केस फाइल नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसमें एग्जेम्पशन 499 के अंदर क्या है कि पब्लिक गुड के लिए अगर कोई किसी की वीडियो या फिर अगर फुटेज या किसी के बारे में अगर जानकारी दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट, तो फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन दबा नहीं सकते हैं। और मानहानि के लिए सजा मैंने आपको बता दी। सजा, मानहानि के लिए सजा के बारे में आईपीसी की सेक्शन 500 के अंदर मेंशन है, धारा 500 में मेंशन है, ठीक है। हालांकि इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है यार। एक्चुअली हरासमेंट किया जाता है इस कानून के तहत कई बार जैसे हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, ये हम लोग को देखने को मिलता है इसका गलत उपयोग करती हैं दबाने के लिए। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध जो लोग खड़े होते हैं उनको दबाने के लिए जो है वो मानहानि का उपयोग कई बार जो है वो कर दिया जाता है। यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स वगैरह जो हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो अपनी डिमांड रेस कर रहे हैं, अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, बट उनके खिलाफ ही गवर्नमेंट कई बार जो है वो मानहानि का दावा ठोकते हुए उनको जो है वो जेल में तक बंद करवा देती है। तो ऐसी चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती है। और ये आलोचक जो है उनका मानना यही है कि मानहानि कानून भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक मौलिक अधिकार है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन करता है ये, राइट, डिफेमेशन, मानहानि। और नागरिक मानहानि इस तरह की गलतियों के खिलाफ एक पर्याप्त उपाय भी बताया जाता है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चीजें जो है वो कही हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2014 का ये था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यार ये सेक्शन 499 और 500 बिल्कुल ठीक है, राइट। और आईपीसी के जो ये है इसमें माना कि
इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी सारे आलोचक जो है ये वाली बात बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का ये उल्लंघन कर रहे हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आपको अगर फंडामेंटल राइट्स मिली हैं तो आप दूसरों की फंडामेंटल राइट्स का भी पालन करें। किस टाइप की फंडामेंटल राइट्स का? क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि आर्टिकल 21 क्या होता है। तो काफी सारे लोग बोलेंगे कि राइट टू लाइफ है ना, आर्टिकल 21। बट मैं आपको हमेशा कहता हूं आपको ये चीज मेंशन करनी है कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो एक इंडिविजुअल का जो ये मौलिक अधिकार है कि डिग्निटी के साथ जो है वो उसको अपनी जिंदगी जीनी है, राइट, जो मौलिक अधिकार है। और अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अगर किसी की डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहा है, किसी की रेपुटेशन को ठेस पहुंचा रहा है, तो वो तो गलत है। तो उससे लड़ने के लिए कोई ना कोई क्रिमिनल प्रोविजन तो होना ही चाहिए। तो यही है, राइट, क्रिमिनल डिफेमेशन। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगस्त 2016 में न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर लोकतंत्र का दम घोटने के लिए आपराधिक मानहानि कानून का दुरुपयोग करने के लिए सख्त आलोचना करते हुए कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को आलोचनाओं का सामना करना चाहिए। क्लियरली कोर्ट ने भी सीधी सीधी बात यही कही कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक पर्सनालिटी है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, तो आपको तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। यानी कि अगर आपके बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में जो है वो लो, या फिर इसको इग्नोर करो, राइट। ऐसी चीजों को कि लोग तो 50, आप तरक्की करोगे, आप हाईलाइट होगे पब्लिक के सामने, तो 50 लोग 50 तरीके की गंदगी करेंगे। उनको करने दो, जो जिस लायक है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आपको तो सिर्फ अपना काम करना है। बट हाँ, कई बार जब ज्यादा अति हो जाती है तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी एक और चीज मैं आप लोग को बस यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को जवाब देना है तो अपने काम से जवाब दो यार। क्योंकि बोलकर जवाब देने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से जवाब दो आप। क्योंकि आप जब अपने काम से जवाब दोगे ना, तब मतलब एक अलग ही मजा आएगा। मतलब एक मजा किस टाइप से आएगा कि आपको जो है वो अंदर से ही फील होगा कि यार मतलब आपने कुछ कर दिखाया। जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर हम टाटा की बात करें, टाटा के रतन टाटा जी की बात करें, काफी फेमस उनकी एक स्टोरी चलती है, छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा। रतन टाटा एक टाइम पर, जैसे इनकी टाटा जो कंपनी थी, मोटर कंपनी, कार बनाने वाली, इंडिका विंडिका जो बनाती थी, ये पूरी फ्लॉप हो चुकी थी। एक टाइम पर फेलियर के तौर समय पर थी है, मतलब डूब डूब रही थी ये। तो ये उस समय मेरे ख्याल से ये लैंड रोवर और ये जैगुआर के पास गए थे, राइट, उनसे बोलने। मेरे ख्याल से फोर्ड के पास गए थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फोर्ड वगैरह के पास गए थे उनसे बोलने के लिए। अगर मैं गलत हूँ कंपनी को लेकर तो मुझे करेक्ट कर देना, बट ये गए थे एक कंपनी का, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास गए थे। वैसे तो ये जैगुआर और लैंड रोवर ही थी, ये कंपनी फोर्ड की कंपनी थी। तो उनके पास गए थे कि यार मेरी टाटा कंपनी आप टेक ओवर कर लो और मुझे पैसा दे दो, राइट, आप खरीद लो हमारी कंपनी को। जब ये गए थे तो उन्होंने इनकी बेइज्जती कर दी थी कि जब तुम्हें कंपनी चलानी नहीं आती तो क्यों चलाना, मतलब क्यों चलाई तुमने ये कंपनी, मतलब चालू क्यों करी, राइट। इनको बेइज्जत कर दिया था पूरी तरह से। अब उन्होंने अपने दिल पे थोड़ा ना लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने उनकी बात को सिर्फ दिमाग में रखा और पूरा गुस्सा जो है वो अपने काम पे लगाया। और आज की डेट में उन्होंने, आप जानते ही हैं, आपको पता ही है कि जैगुआर और जो लैंड रोवर जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो टेक ओवर कर ली टाटा ने। टाटा के अंडर है अब ये गाड़ियां, पता है ना आपको ये बात। तो ये घटना है, एक स्टोरी है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। इंडिया की स्टोरीज कितनी सारी हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हम लोगों को रॉकेट देने से जो है वो मना कर दिया था, रॉकेट लॉन्चर्स देने से मना कर दिया था, क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, हमने खुद बना लिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी इनकी, हमने खुद बना लिया। बट हमने इस पलट के रिप्लाई नहीं किया कुछ, हमने अपने काम पे वो चीज दिखाई। तो आपको भी कोई भी आपसे बोले कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप में इतना दम नहीं, मैं जानता हूं आप में बहुत दम है, आप कर सकते हो। बट वो दम अपना काम में लगाओ, ना कि उनको गाली बकने में, ना कि प्लानिंग करने में कि कैसे इसका सर फड़वा दूं, क्या करूं ऐसा कि ये मर जाए कुछ लोग बोलते हैं, राइट। तो वो सब काम मत करो, ठीक है। अपने काम पर फोकस करो यार। You guys will definitely going to achieve it, but you have to just focus on your work, focus on your activity, focus on studies. चलो ऑल द बेस्ट, करो तैयारी अच्छे से। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे नील गाय के बारे में। तो अभी रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि बिहार सरकार ने ब्लू बुल, जिसे स्थानीय रूप से नील गाय के नाम से जाना जाता है या फिर धुरपारा के नाम से जाना जाता है, इनकी हत्या करने पर रोक लगाने की घोषणा करी है। तो बिहार सरकार ने घोषणा करी है कि इनकी हत्या नहीं की जाएगी, राइट। एक्चुअली इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है बिहार के अंदर। तो कह रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, तो उस चीज के लिए इनकी हत्या मत करो, इनको मारो मत, बल्कि इनकी नसबंदी कर दो, आप इनको स्टरलाइज जो है वो कर दो, रादर देन इनको मारने की जगह। तो ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर जो है वो निकाला है। तो बस एक बेसिक सा
फैक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए बिहार से रिलेटेड कि नील गाय को लेकर इन्होंने क्या ऑर्डर निकाला है। बट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नील गाय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा एशियाई मृग है ये, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है ये नील गाय, और नदर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग हर जगह ये पाया जाता है या पाई जाती है नील गाय। और नील गाय हमें बॉसेल्फस जीनस का एकमात्र सदस्य देखने को मिलती है और बोविडे फैमिली से ये बिलोंग करती है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि लैंगिक द्विरूपता इनमें सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। इनके जो मेल जो होते हैं, नर जो होते हैं, वो फीमेल के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं, और नरों का जो कलर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू फीमेल, राइट। और नील गाय भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है। और हिमालय के फुटहिल्स की अगर हम लोग बात करें, और वहीं पर ही जो तराई एरियाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तराई लोलैंड्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो यानी कि तराई एरियाज के नीचे वाले एरिया पर इनकी संख्या जो है वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। और ये इंडिजीनियस है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा यानी कि यहीं की हम लोग को देखने को मिलती है। स्थानिक प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है भारतीय उप महाद्वीप की, राइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है, संकट मुक्त की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। तो नील गाय से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, और इनसे रिलेटेड क्या न्यूज आई थी वो हमने अभी डिस्कस करी। गाइस, डिजिटल लैंडिंग समझते हो क्या होता है? डिजिटल लैंडिंग मैं आपको आसान सिंपल शब्दों से पहले ये चीज समझाता हूं, फिर इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया पेपर 3 में, बहुत काम का ये आर्टिकल आपके। कई बार आपके पास मैसेज आया होगा कि 48 घंटे में या 72 घंटे में आपके पास अभी लोन के लिए अप्लाई करिए, 72 घंटे में आपको ये फलाना अमाउंट का लोन जो है वो मिल जाएगा, 72 घंटे में आपको 25,000 का 30,000 का लोन मिल जाएगा। ऐसे आते हैं मैसेजेस, अलग अलग NBFC जो होती है वो ऐसे ऐसे मैसेजेस कई बार जो है वो देती हैं। तो पता होगा आपको इस चीज के बारे में, राइट। कई बार मैसेज देखा होगा, कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट आपने जो है वो सुने होंगे, देखे होंगे, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा कंपनीज आजकल कर रही हैं काफी सारी। बट आप कभी उनसे बात करिएगा और उनसे EMI पूछिएगा, बड़ा अट्रैक्ट करते हैं वो लोग। मेरे पास आया है कई बार मैं जानकारी लेता रहता हूं, तो अट्रैक्ट करते ही है, बोलते हैं कि बस आपको महीने के 500 रुपए पे करने हैं। कभी पूछिएगा कि आप सिर्फ सिंपल से तरीका है, मैं आपको पता है कि आपको कितना ज्यादा पैसा देना उसको कैलकुलेट करने का सिंपल से तरीका है, बट लोग नहीं करते। लोग बोलते हैं कि हम तो 30,000 का लोन ले रहे हैं और हमें तो मात्र 500 रुपए महीने का पे करना है। भैया, 500 रुपए जो महीने का पे कर रहे हो वो कितने महीनों तक पे करोगे, पहले वो कैलकुलेट कर लो मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही आपका लोन का टेन्योर खत्म होता है, लोन खत्म होता है, तो आप 30,000 के 70,000 दे चुके होगे। डबल से भी ज्यादा पैसा दिया जाता है। कभी कैलकुलेट करके देखना, आपने, आपके परिवार ने, किसी ने लोन लिया होगा ना, तो देखना इस प्रकार के जो अट्रैक्टिव लोन होते हैं ना वो खतरनाक होते हैं। और एक बार लोन की किस्त रुक गई तो भैया लग गई लंका, पेनाल्टी बहुत तगड़ी होती है। ये जो क्रेडिट कार्ड जो हमें देखने को मिलता है ना, जो लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, मैं भी करता हूं, हालांकि ऐसा नहीं है, बट मैंने अभी यूसेज बहुत कम कर दिया है। क्योंकि जैसे ही आपने एक बार क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा स्वैप मारा, अरे 1 रुपए भी मार दिया, क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है, जैसे मान लेते हैं कि 70,000 है, आपने 71,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया, या आपने 70,001 रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया, वो फटका मारेंगे 800 रुपए का सीधे सीधे आपके ऊपर। उनको तो चाहिए आप गलती करें, उनको तो चाहिए कि आप टाइम पर पेमेंट ना करें, क्योंकि वो उसी से तो उनकी कमाई होगी। तो ये सब चक्कर जो है ना बहुत खतरनाक है बाबू भैया, इन सब चक्करों के चक्कर में मत पड़ो। सिंपल सी चीज है, बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है आपके, उसका यूज करो। वो कहते हैं ना कि भाई जितना पैसा है जो बैंक में पैसा रखा है उसका यूज करो, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत पड़ो। क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के पर्पस के लिए रखा करो, राइट। तो ये चीज है, हमेशा यूज करो, डेबिट कार्ड यूज करो, गूगल पे यूज करो, क्या बात है, वो तो डायरेक्ट अकाउंट से जो है वो कटेगा। क्रेडिट कार्ड जो है वो बड़ा उलझन वाला गेम है, राइट। चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो डिजिटल लैंडिंग का है। डिजिटल लैंडिंग यानी कि ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा और 72 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पैसा आ गया, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो बोला ये जा रहा है कि इस प्रकार से डिजिटल लैंडिंग जो होती है उसको RBI जो है वो डायरेक्टली रेगुलेट करे, अपने कंट्रोल में ले, अब राइट, और उसको बढ़ाए हमारी कंट्री के अंदर। क्योंकि अभी डिजिटल मोड जो लैंडिंग का हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो हमारी कंट्री के अंदर अभी नया नया है, राइट। उसमें उतने ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे। जैसे आप देखेंगे कि बैंक से जो लोग बैंक में जाकर फिजिकली जो लोन लेते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें 53.08 लाख करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है, फिजिकल मोड। यानी कि लोग गए बैंक में और जाकर उन्होंने लोन लिया,
तो इतना अमाउंट का लोन लिया है, और जो ऑनलाइन बैठे बैठे लोग लोन ले रहे हैं वो 1.12 लाख करोड़ रुपीस ही है मात्र। तो कहाँ 1 लाख करोड़ रुपए और कहाँ 53 लाख करोड़ रुपए, वास्ट डिफरेंस है ना। तो मतलब लोग जो है वो घर बैठकर जो है वो लोन नहीं ले रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं बैंक जाकर ही सामने रहकर लोन लेना। अब वो यार वो बात भी सही है, क्योंकि कई बार तो ऑनलाइन पता लगे कौन बेवकूफ बना दे। वैसे ही आजकल इतनी लूटामारी चल रही है, राइट, कि किसी ने फोन किया, ओटीपी मान लिया, पता लगे किसी ने बोला कि बस आपको तो बस क्या मतलब आपको बस थोड़ा बताना है कि आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन क्या है, हम आपको बैंक के अकाउंट में जो है वो लोन ट्रांसफर कर रहे हैं, देखिए जरा चेक करिए ओटीपी आया होगा, आप थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि आप ही है कि नहीं। जैसे होता है ना कि आप अपने मोबाइल को कंफर्म कराइए, बताइए जरा ओटीपी, हम कंफर्म करेंगे कि आप वही सदस्य हो जिसको हम लोन देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे। लो भैया, जहां ओटीपी दिए खाली हो गए पूरे के पूरे बैंक अकाउंट आपके। तो ऐसा काम नहीं करना है, सतर्क रहने की जरूरत है, राइट। बट फिर भी हमारी कंट्री के अंदर इतने घोटाले चल रहे हैं, उसको रोकने के साथ ही साथ, घोटालों को रोकने के साथ, रोकेंगे कैसे घोटाला? पब्लिक को, लोगों को अवेयर करके, लोगों के बीच में जागरूकता क्रिएट करके, है ना। तो और हमारे यहाँ डिजिटल मोड ऑफ लेंडिंग को हम लोग को बढ़ाना है। और ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें, हालांकि पिछले सालों में डिजिटल लेंडिंग जो है वो बड़ी है, इंक्रीज हुई है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज हुई है, बट बहुत ही स्लोली ये इंक्रीज हो रही है। इसको हम लोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इंडस्ट्री लीडर का ये तक कहना है कि इससे फायदा ये होगा कि कई बार टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पाती, लोग डायरेक्ट बैंक तक पहुंच नहीं पाते, तो बट वो फिर भी जो है वो बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन माध्यम से जो है वो अवेल कर सकेंगे, उनको ऑनलाइन माध्यम से लोन जो है वो मिल सकेगा बैठे बैठे। तो ये उनका जो है वो फायदा होगा। और एक्सपर्ट्स ने ये भी सजेस्ट किया है कि आरबीआई जो है वो डिजिटल लेंडर्स को जो है वो अपने अंडर जो है वो ले ले और बिल्कुल निगरानी में रखे। इससे ये होगा कि जो घोटाले वाले जो कुछ लोग हैं, राइट, जैसे कि जो कंज्यूमर का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से हटा देते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऑफर करती हैं स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया बढ़िया हिडन, बोलते हैं ना कि एग्रीमेंट पर साइन करा लेती है, बट वो छोटे छोटे अक्षर में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, या फिर जो साइड में छोटा सा सितारा बना रहता है, स्टार बना रहता है, राइट, तो वो खेल कर देता है। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि ऐसी हिडन चीजें जो है वो ना रखें, हिडन चार्जेस ना रखें, कंज्यूमर को हर एक चीज जो है वो कंपनी बताए, ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो है वो आरबीआई लेकर आए, आरबीआई नॉर्म्स बनाए प्रॉपर तरीके से, और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए डिजिटल लेंडिंग के लिए, जिससे कि जो भी कंपनीज वगैरह जो है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, कंप्लाई करें, राइट, और समय समय पर आरबीआई इसको जो है वो चेक करे, मॉनिटर करे, रेगुलेट करे। तो क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो इस इंडस्ट्री का, डिजिटल लेंडिंग की इंडस्ट्री का सिंपल सा यही है। एक तो होता, पहली बात तो देखो क्या है कि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है कि स्मॉल साइज लोन जो है वो ऑफर किए जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बोरोअर जो है वो उसको पे नहीं कर पाता उस अमाउंट को, तो उसको बहुत बड़ा फटका लगता है, पेनाल्टी अलग लगती है, चार्जेस अलग लगते हैं तमाम प्रकार के, तो ये बड़ी दिक्कतें होती हैं, राइट। और कई बार तो काफी सारी स्कीम ऐसी आती है कि आज खरीदो बाद में पे करो, बाय नाउ पे लेटर करके, राइट, तो जिसके कारण से शॉपकीपर जो है वो खरीद तो लेता है सामान बट बाद में पे करता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड के मामले में कि आपको 45 दिन का पीरियड मिल जाता है, बट 45 दिन के बाद आपने एक दिन क्या डिले किया, फटका बहुत तेज लगता है, 700-800 रुपए का एक ही बार में, सीधे सीधे। और इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग ग्रुप जो डिजिटल लेंडिंग के ऊपर थी, उसने भी अपने रिकमेंडेशन कुछ सबमिट किए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि एक अलग से कानून बनाओ डिजिटल लेंडिंग को लेकर, एक नोडल एजेंसी को सेटअप करो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस के लिए, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करो, कुछ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स डेवलप करो कि जितनी भी ये एप्लीकेशंस वगैरह है, जितने भी ऑनलाइन माध्यम से लोगों से आप लैंडिंग ले रहे हो, लोगों को कर्जा दे रहे हो, मेनली कर्जा दे रहे हो लोगों को, तो क्या नॉर्म्स को आप फॉलो करोगे। जैसे कि आपको पता होगा, आप कभी भी लोन लेने जाते हो तो आपका सिबिल स्कोर जो होता है, सिबिल स्कोर, राइट, CIBIL, आपको पता होगा इसके बारे में, सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, राइट, कि सिबिल स्कोर को चेक करने के बाद ये देखा जाता है कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, तो कुछ उसी के आधार पर जो है वो लोगों को लोन जो है वो ऑफर किए जाए, राइट। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम वगैरह। फिर लोन जब डिसबर्स हो तो डायरेक्टली उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में लोन जाए जो जिस व्यक्ति ने उसके लिए अप्लाई किया है, जिससे घोटाले से बचा जा सकेगा, राइट। और कई बार लोग बाग भी जो है वो घोटाला कर देते हैं, कंपनी तो एक अलग बात है, वो तो कई बार हेरा फेरी कर ही देती है, लोग बाग भी कर देते हैं, पता लगे लोन मांग रहे हैं, राइट, ऑनलाइन बात करते करते, बट वो दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट, फिर बाद में जब रीपेइंग की बारी आई तो उस अकाउंट को जो है वो बंद करवा दिया, राइट, और फिर रीपे कर ही नहीं रहे, या फिर दूसरे के किसी दोस्त के अकाउंट में डलवा के उसको फंसा दिया कि भाई हमने तो लिया ही नहीं था, अब वो दोस्त लड़ रहा है कि भाई मैंने लिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं मैंने, 15 के सालों बाद बात खुल के आ रही है कि अरे यार मेरे दोस्त ने घोटाला कर दिया मेरे साथ। तो ऐसा होता है यार, ये पता है, बात लगेंगी आपको कि अरे यार कैसी बात है ये, बट होती है ये सब चीजें, छोटे छोटे से घोटाले जो है वो बड़े बड़े बनने लगते हैं।
और इसके अलावा जितना भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है बोरोवर से, तो उसकी सहमति उसमें होनी चाहिए। जो भी बोरोवर अपना जो भी डेटा दे रहा है तो अपनी सहमति के साथ उसको डेटा देना चाहिए, राइट, बोरोवर को। मतलब आप या कंपनी का ये वो होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब बोरोवर से डेटा ले तो पहले उसको बताए कि भैया आप सहमत हो कि नहीं डेटा देने के लिए, है ना, पूरी चीज से उसको अवगत कराए। और डिजिटल लैंडिंग फेयर होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, कुशल और समावेशी पहुंच बनाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, राइट। फिनटेक टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है वो आप लेकर आओ, राइट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऐसे होने चाहिए। डिजाइन बनाइए आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, और उसकी प्राइसिंग के लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो तैयार किया जाए। तो ये सब चीजें हैं। और आज की डेट में एक बैलेंस अप्रोच बनाने की आवश्यकता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है, डेटा सिक्योरिटी की, प्रिवेसी की, कॉन्फिडेंशियलिटी की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है डिजिटल लैंडिंग के लिए। मेन मुद्दा यही है कि बोरोवर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा, फिर बाद में काफी सारे हिडन चार्जेस ऐसे होते हैं जिसके कारण से बाद में बोरोवर्स जो है जो लोन लेते हैं तो उनको बड़ा नुकसान होता है। और एक बार जब उसको नुकसान होगा तो फिर वो उसका जो ट्रस्ट होगा बैंकिंग सिस्टम से वो हट जाएगा, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत ही हम लोग को देखने को मिलती है ना। तो ये सब चीजें। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई केसेस में जो रिकवरी मेथड जो होता है उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता इन सब कंपनीज का, राइट। वो पहलवानों को बेचकर रिकवरी करते हैं, राइट, थोड़ा कंज्यूमर को पीटने लगता है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, ये भी होती है, राइट। तो ये सब चीजें। और कई बार लोगों का मोबाइल फोन के एक्सेस को ले लिया जाता है, यानी कि मोबाइल फोन का लोगों का डेटा जो है उसका एक्सेस जो है वो मांग लिया जाता है बिना लोगों को बताए। तो ये वाली चीज भी चल रही होती है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है ना, ऑनलाइन आपने एक बटन पे क्लिक किया और पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो चली गई उधर, राइट। तो इसको रोकने के लिए प्रॉपर नियम जो है वो लाने की आवश्यकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि डिजिटल लेंडिंग को जो है वो आरबीआई रेगुलेट करे प्रॉपर तरीके से। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा डिजिटल लेंडिंग का। गाइस एक काफी अच्छा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। 2021 में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, सरकार की क्या क्या नीतियां रही हैं, पॉलिसीज रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करने में, जिन पॉलिसीज ने मदद करी है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब सरकार को किस टाइप से कदम उठाने चाहिए या किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाने चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया के अंदर बूस्ट करने के लिए। तो इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बूस्ट करने की क्यों आवश्यकता है और क्यों इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए, तो उसकी वजह एक तो ये है, देखो एनवायरमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है पेट्रोल डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं, राइट, जो इतना धुआं छोड़ती हैं, पॉल्यूशन करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती है और भी काफी सारी हार्मफुल गैसेस को एमिट करती हैं, जिससे कि एनवायरमेंट जो है वो डैमेज होता है। तो एक तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच होंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफी घट जाएंगी, राइट, एक अच्छा एनवायरमेंट हमें मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान हम लोगों ने ये वचन दिया था या ये टारगेट सेट किया था कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करेंगे, नेट जीरो कार्बन एमिटर कंट्री हम बनेंगे 2070 तक। तो इस टारगेट को भी अचीव करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो, यानी कि इसके प्रोडक्शन को, इसके यूज को जो है वो बढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज होना शुरू हो जाए, राइट। तो सरकार का एम ये है, तो ये एम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सरकार को 30% प्राइवेट कार्स, 70% कमर्शियल गाड़ियां, 80% 2 और 3 व्हीलर्स को सरकार को स्विच करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेकर आना है 2030 तक। यानी कि 2030 तक हमारी सड़कों पर 30% प्राइवेट कार्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली हो, 70% कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले चलें और 80% 2 और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले होने चाहिए 2030 तक। तो ये सरकार ने टारगेट रखा है, एम रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो पे काम करना पड़ेगा। काफी सारे इंसेंटिव्स जो है वो ऑफर करने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा बायर्स को भी और मैन्युफैक्चरर्स को भी कि ज्यादा से ज्यादा निर्माता जो है वो निर्माण करें, प्रोडक्शन करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और बायर ज्यादा से ज्यादा परचेज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो अलग अलग माध्यम से सरकार को जो है अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है, बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। तो अभी सरकार ने जो है वो क्या क्या कदम उठाए हैं 2021 में, तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए सरकार लेकर आई थी। 2021 के सितंबर में हमने देखा था कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी थी 26,058 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, जिसके तहत हमारी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और फ्यूल सेल व्हीकल्स की और ड्रोन्स की ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार लेकर आई थी।
इसके अलावा फेम टू अमेंडमेंट हुआ, फेम टू फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज 2 सामने आया, ये स्कीम सामने आई। इस स्कीम का मेन फोकस है कि ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर लाई जाए। इसमें यह भी कहा गया कि जो सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देनी है, स्पेशली टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर सब्सिडी रेट को बढ़ा दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को परचेस करें। फिर सरकार एक कबाड़ नीति लेकर आई, स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आई, राइट। और ये स्क्रैपेज पॉलिसी गुजरात इन्वेस्टर समिट के दौरान सरकार ने लॉन्च करी, राइट, कि जिन लोग की पुरानी गाड़ियां हैं, राइट, तो वो पुरानी गाड़ी को कबाड़ में जो है वो देकर इंसेंटिव जो है वो लें। तो ये वाली चीज हम लोग को इस कबाड़ नीति के तहत सरकार की देखने को मिली। और साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। इवन हम बात करें दिल्ली की, महाराष्ट्र की, गोवा, गुजरात, राजस्थान, ये सब कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, एंड इन टोटल 20 स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर हमें ऐसी देखने को मिल रही हैं जिन्होंने एक मसौदा तो तैयार कर ही लिया है एटलीस्ट, और फाइनल लेवल पर भी आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसीज को बनाने के लिए। तो यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसीज बनाने के लिए सभी स्टेट्स जो है वो मिलकर काफी तेजी से जो है वो काम कर रही हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ चुनौतियां हैं हमारे देश में, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि हमारा जो पेनिट्रेशन रेट है, यानी कि हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मात्रा है, पूरे दुनिया भर में बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। और साथ ही साथ इसको बनाने का कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, कैपिटल कॉस्ट काफी हाई है। और इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो पीछे इसलिए भी है क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन हम लोग को देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, और कोविड-19 के कारण भी इश्यूज जो है वो हम लोग को देखने को मिले ही हैं, राइट। और ये भी बताया जा रहा है कि लोकल प्रोडक्शन जो हमारा है वो मात्र 35% ही टोटल इनपुट प्रोडक्शन में से हम लोग को देखने को मिलता है, मात्र 35%। और हमारी स्कीम को भी हम लोग को इसी कारणवश जो है वो आगे बढ़ाना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा, फेम स्कीम को जो है वो आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। फिर साथ ही साथ हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इन सब चीजों में काम कर रहा हूं। और देखो एक चीज मैं आपको सिंपल सी बताता हूं, जब भी आपको कमियां दिखे ना, क्या होता है कि आपको एक बहुत इजी चीज, लाइफ की भी एक इजी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वही उसका सोल्यूशन होता है। या फिर कभी भी आप देखेंगे कोई भी किसी भी चीज का जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, तो आप पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे कमाओ, मतलब बात वही चीज है। अब वो कैसे कमाओ, दिस इज द थिंग, बट जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है। ये चीज याद रखना, ये मेंस के लिए बहुत सिंपल सी चीज होती है। जैसे आज की डेट में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करने में, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो भैया चार्जिंग स्टेशन बनवाओ। हमारे यहाँ बैटरीज की प्रॉब्लम है, हम लोग बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं करते, बैटरी का प्रोडक्शन नहीं करते, तो बैटरी का प्रोडक्शन करो। और बैटरी के प्रोडक्शन के लिए लिथियम की आवश्यकता है, तो उन कंट्री के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करो जिन कंट्रीज के पास लिथियम रिजर्व है, जैसे बोलीविया हो गई, राइट, ऑस्ट्रेलिया हो गई, है ना। तो जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है, तो ये चीज याद रखिए। तो ये सब चीजें हम लोग को करनी है। इंडिया के पास जो है वो लिथियम का रिजर्व नहीं है, कोबाल्ट का रिजर्व नहीं है, तो हम उसका रिजर्व के लिए जो है वो करें, दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें, दूसरी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करें। जैसे कि तेल को लेकर हम एग्रीमेंट करते हैं, तेल के कुएं को लेकर, तो वैसे ही हम बैटरीज को लेकर करें एग्रीमेंट, इस लिथियम रिजर्व के लिए, कोबाल्ट के लिए, है ना। हम लोग आज की डेट में जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जापान से और चाइना के इंपोर्ट के ऊपर, अगर हमें लिथियम आयन बैटरी चाहिए तो हम जापान और चाइना का मुंह देखते हैं। तो हम आत्मनिर्भर बने, हमारी आत्मनिर्भर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, हम ही प्रोडक्शन जो है वो करें इंडिया के अंदर। प्रोडक्शन करेंगे तो एक तो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, सेल्फ रिलायंट भी बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, और खुद ही बनाएंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, कंट्री की जीडीपी हाई होगी, है ना। तो काफी फायदे हैं। तो आज की डेट में करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए, तो हमें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम का बनाने का मतलब कि गाड़ियां भी हमारे यहाँ बने, बैटरी भी हमारे यहाँ बने, हर चीज हमारे यहाँ अवेलेबल हो, चार्जिंग स्टेशन भी हम तैयार करें और उसको सेटअप करें, राइट। और आज की डेट में रेदर देन गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी देने की जगह हम बैटरी के ऊपर हमें सब्सिडी देनी है, क्योंकि हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगी चीज होती है वो उसकी बैटरी होती है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको 1 लाख रुपए की मिल रही है तो 50,000 रुपए की उसकी बैटरी की कीमत है, राइट। तो ये मतलब 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कीमत होती है वो बैटरी की होती है, एग्जैक्टली। तो हमें बैटरी की कॉस्ट पर जो है वो सब्सिडी देनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, रेदर देन पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी देने की जगह हमें फोकस करना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड कराएं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलें, अट्रैक्ट करें कि आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स परचेज करें। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में गाड़ियों की अगर बात करें तो ज्यादा वॉल्यूम में गाड़ी जो है वो टू व्हीलर्स हम लोग को सड़कों पर देखने को मिलती है ज्यादा, राइट।
फिर हम चार्जिंग स्टेशन पर काम करना शुरू करेंगे। आज की डेट में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि बाहर निकल के देखते हैं कि भैया चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। कल को हमारी गाड़ी में अगर एकदम से बैटरी खत्म हो गई तो कहाँ चार्ज कराएंगे? आज की डेट में जैसे पेट्रोल खत्म होता है सटाक से हम लगा लेते हैं गाड़ी पेट्रोल पंप पे। अब भैया अगर चार्जिंग को जरूरत पड़ी गाड़ी की तो कहाँ जाएंगे? धक्का थोड़ा ना लगाते फिरेंगे किलोमीटर किलोमीटर तक। तो अगर आप चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पर बना दोगे तो लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो ठीक है, आप अगर सिटी के अंदर अगर आप जैसे पेट्रोल पंप जहां जहां पर है वहां पर लगा दो चार्जिंग स्टेशन, क्या दिक्कत है? लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अगर अपने ऑफिस जाऊंगा या जाऊंगी तो बीच में अगर मुझे 3-4 चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाए तो मेरा काम हो जाना है ना? तो जहां जहां पर पेट्रोल पंप है वहां वहां पे चार्जिंग स्टेशन लगा दो, राइट? जैसे टेक पार्क्स हैं, पब्लिक बस डिपो हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो इंस्टॉल करो। और हालांकि बैंगलोर के अंदर कुछ मॉल्स हम लोग को ऐसे देखने को मिलते हैं उन्होंने अपने पार्किंग लॉट में चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिया है, चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनी को जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है, इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, तो कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाए, यानी कि कंपनी अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चार्जिंग स्टेशन में जो है वो अपना CSR जो है वो शो करे, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। हमें लिथियम फील्ड जो है वो लेने की आवश्यकता है बोलीविया से, ऑस्ट्रेलिया से, चिले से, राइट? जैसे कि हम अगर ऑयल फील्ड को परचेज करते हैं दूसरी कंट्री के, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रॉ मटेरियल है यानी कि बैटरी, तो उसके लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता है अलग अलग कंट्री के साथ, है ना? बोलीविया से तो हमने किया भी है लिथियम को लेकर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने रिलीज करी है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन को, मसौदा नियम को, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से एसोसिएटेड है। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो ये ड्राफ्ट, हालांकि मैं आपको बता दूंगा इसकी जो ड्राफ्ट होता है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ड्राफ्ट तुरंत चेंज हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद उसमें चेंज कर दिया जाता है। बट एक्चुअली ड्राफ्ट पढ़ने से हमें ये फायदा मिलता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो आपको बता दें गाइस कि इस ड्राफ्ट में क्लियरली FSSAI का कहना है कि कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ना ही सेल कर सकता है किसी भी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स को या फिर फूड इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि जो सामग्री वगैरह हमें नहीं देखने को मिलती खाने में जो डाली जाती है खाद्य सामग्री, तो ना कोई उत्पादन करेगा, ना कोई बिक्री करेगा फूड प्रोडक्ट की, ना कोई सामग्री इंग्रेडिएंट्स जो है वो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि बिना अप्रूवल का है, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या क्रॉप्स जिनको अप्रूवल नहीं मिला है, तो उससे रिलेटेड कोई भी खाना बाजार में नहीं बेचा जाएगा। आपने मार्केट से कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा या कोल्ड ड्रिंक पी होगी तो आप देखना उस पर पीछे FSSAI का टैग लगा रहता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उसको सर्टिफाई करती है FSSAI, राइट? यानी कि उसको देखकर, उस FSSAI को देखकर समझ में आ जाता है कि हाँ, कि ये जो फूड प्रोडक्ट है ये FSSAI के द्वारा दिए गए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, यानी कि सेफ है, सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हमारे खाने के लिए सेफ है। तो बहुत ध्यान से समझिए कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं तो उनसे जो फूड अब बनाया जाएगा या बनाया जाता है तो वो FSSAI अलाउ नहीं कर रही है, उसको बैन कर रही है। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में तो आप जानते हैं या ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते नहीं जानते क्या? चलो एक बेसिक सी चीज में सिंपल सी पहले समझाता हूं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते क्या है, राइट? तो इस पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या ट्रांसजेनिक जीव, ये क्या है? तो देखिए गाइस, जेनेटिक मटेरियल आप समझते हैं DNA, सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर DNA हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? बॉडी में। एंड एक प्रॉपर जो जीनोम, एग्जैक्टली जीनोम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्या रखिएगा? जीनोम, GENOME। जीनोम क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ DNA। क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ DNA। DNA का एक कंप्लीट सेट को हम लोग जीनोम बोलते हैं। अब ये जीनोम में होता क्या है? तो गाइज, आपके सर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक, राइट, जितनी भी चीज आपकी बॉडी में है ये जीनोम को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। इवन आपकी आंखों का कलर क्या है, आपको कोई बीमारी है कि नहीं, आपकी कितनी हाइट है, राइट, आपको इवन पता है आपका बिहेवियर कैसा है,
ये तक पता लगाया जा सकता है जीनोम की मदद से। किसकी मदद से? जीनोम की। जीनोम को स्टडी करके। तो मतलब कि एक चीज आप समझ गए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो जीनोम है दैट इज अ सेट ऑफ डीएनए। क्या है? अ सेट ऑफ डीएनए। तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इस डीएनए को जब चेंज किया जाता है आर्टिफिशियली, जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जब चेंज किया जाता है, उसको ऑल्टर किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, तो उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, आर्टिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे एक्चुअली नेचुरली होता है, बट ये क्या करते हैं उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अलग बना देते हैं। तो वो जो बनेगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मैं एक प्लांट का एग्जांपल आपको देता हूं। आपने बचपन में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा प्लांट के एग्जांपल के बारे में, कि जैसे कि एक प्लांट है, एक क्रॉप है, ठीक है, अपन एक क्रॉप की बात करते हैं। अब इस क्रॉप में काफी ज्यादा कीड़े लगते हैं। क्या लगते हैं? कीड़े लगते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने इस क्रॉप को जो है वो देखा, कि प्रॉपर्टीज को उसकी समझा कि यार इसमें कीड़े जो है वो क्यों लगते हैं, क्या कारण है कीड़े लगने का। या फिर इन्होंने एक ऐसे क्रॉप को स्टडी किया जिसमें कीड़े की लगने की प्रॉब्लम ज्यादा है, और एक ऐसा क्रॉप है जो पेस्ट रेजिस्ट है। क्या है? पेस्ट रेजिस्ट, यानी कि उसमें कीड़े नहीं लगते। तो अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने देखा कि यार ये क्रॉप के अंदर ऐसा क्या है कि इसमें कीड़े नहीं लगते। तो उन्होंने पाया कि इसके डीएनए में एक ऐसी चीज हम लोग को, ऐसा जीन जीन क्या ऐसा जीन हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि कीड़ों को भगाता है, पेस्ट रेजिस्ट है। तो साइंटिस्ट रिसर्चर ने क्या किया कि उसके उस जीन को, यानी कि जो क्रॉप जिसमें क्षमता है कीड़ों को भगाने की, तो और वो क्षमता साइंटिस्ट रिसर्चर को पता लग गई कि इसके एक जीन के कारण है। तो इन्होंने क्या किया? इसके जीन को अलग कर दिया, निकाल दिया, और फिर इसके जीन को कहां पर लगाया? उस क्रॉप में लगाया जिस क्रॉप में कीड़े की समस्या ज्यादा है। फिर कुछ समय बाद जब देखा गया कि क्रॉप इस प्रकार से चेंज हुआ कि अभी उसमें कीड़े लग रहे थे, बट इस मॉडिफिकेशन के बाद, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद, उसमें अब कीड़े नहीं लगते हैं। मतलब कि अब वो बदल गया है। अब उसकी जो लिविंग, जो नेचुरल प्रॉपर्टी थी, वो चेंज हो गई है। तो जब ऐसी चीज होती है और फिर जब ऑर्गेनिज्म बनता है, चेंज होता है, तो वो जो नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे जेनेटिक या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब आप बात समझे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो आई थिंक कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब पता है गाइस, ये बहुत डेंजरस भी है। कैसे डेंजरस है? थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझिए कि हम अगर नेचर के साथ चेंज करेंगे तो हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा। जैसे कि आज की डेट में साइंटिस्ट रिसर्चर, जैसे मैं मान लेता हूं कि इन्होंने वही उसी क्रॉप की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि लेट्स से कि हम एक क्रॉप बनाना ले लेते हैं, ठीक है, बनाना, केला। अब साइंटिस्ट रिसर्च, जैसे आपको बताएगा इसकी केला बहुत जल्दी सड़ जाता है। आप केले को खरीद के लाते हो, डाइनिंग टेबल पर रखते हो, कुछ समय बाद सड़ जाता है। अब मैं मान लेता हूं कि कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर ने ऐसे केले को बना दिया कि वो 1 महीने तक नहीं सड़ेगा या 2 महीने तक नहीं सड़ेगा, यानी कि वो प्रिजर्व, उसकी प्रॉपर्टी जो है, जैसे सड़ने की, क्या होता है गाइस, ये सब नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वो क्या है, वो धीरे धीरे करके सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना। अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी कि इसकी जो डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी थी उसको इन्होंने स्लो कर दिया। क्या कर दिया? स्लो कर दिया, कि अब वो धीरे धीरे सड़ेगा। बट आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सेफ हो सकता है कि नहीं। अब आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो किसान है उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। हमारे पास वैसे ही स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड चेन स्टोरेज हमारे पास नहीं है, तो इससे तो बहुत फायदा है। इससे तो जो प्रोडक्ट जो है, फ्रूट जो है, वो खराब नहीं होगा, फल खराब नहीं होगा काफी लंबे समय तक, और मार्केट में आराम से हम उसको बेच सकेंगे और बेनिफिट उठा सकेंगे, सड़ेंगे नहीं फल, है ना। तो ये तो बहुत फायदेमंद है, राइट। नहीं तो फिर सड़ जाते हैं तो हंगर की प्रॉब्लम भी होती है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता, खाना सड़ जाता है, पहुंच ही नहीं पाता मार्केट तक, उससे पहले ही सड़ जाता है। तो इससे तो बहुत फायदे हैं। मान लिया फायदे हैं, बट आप मुझे ये बताओ कि साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जीन्स को चेंज कर दिया, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को गाइस चेंज कर दिया। आप इस गंभीरता को समझिए। अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर चेंज किया तो क्या पता आज से मैं मान लेता हूं कि 20 सालों तक उसने कोई हानि नहीं करी,
बट लेट्स से कि आज से 30 साल बाद आपने देखा कि जहां पर भी वो क्रॉप लगाया जा रहा है उस जगह की मिट्टी सड़ जा रही है, मिट्टी खराब हो जा रही है, उस जगह के आसपास जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स हैं, सब मर जा रहे हैं। मतलब कि अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने जहर रिलीज करना शुरू कर दिया, टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया। देखो यार, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है चेंज करने की अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे कि हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो आज की डेट में हम लोग जैसे दिखते हैं ऐसे अर्ली पीरियड में हुआ करते थे क्या? अर्ली मैन पीरियड में आपने देखा अर्ली मैन्स को, या उससे पहले चले जाओ, ह्यूमन की उत्पत्ति तो एक बंदर से ही हुई है ना, एक एप से ही हुई है। आप सभी लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, बंदर से इंसान बना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए कि नहीं आए? अब आप अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज करते हो और अभी तो क्या पता उसका ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको ना दिखाई दे और आपने बोला कि चलो बहुत अच्छा है इसको अप्रूव कर दो, बट आगे चल के आज से 20-25 साल बाद अगर उसने नेगेटिव इफेक्ट दिखाया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर और पता ही ना लगे आपको कि उसने इतने समय तक अलग अलग जगह की मिट्टी को जो है वो खराब कर दिया और मिट्टी भी धीरे धीरे करके अब सड़ रही है, आपको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं। फिर 20 सालों बाद एकदम या 25 सालों बाद एकदम से खबर आ रही है कि अरे यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा फेलियर सामने निकल के आया कि हर जगह की मिट्टी अब सड़ गई है, उपजाऊ बची नहीं, उस पर आप कुछ उगा नहीं सकते हो, तो कितनी बड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। सोचा है कभी? सोचो, सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको सीमित नहीं रहना है। आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो। कलेक्टर आज का नहीं सोचता है, आज का भी सोचता है, बट आज के साथ साथ कल उसके क्या परिणाम होंगे, कोई भी उसकी ऑर्डर की, कोई भी एक्शन के, उसको आज ही सोच लेते हैं कलेक्टर, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए और इसी तरीके से अप्रोचेस बनाइए सिविल सर्विसेज की। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था। अभी मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूं और कुछ चीजें और हमें डिस्कस करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, जब इसको ऑल्टर किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के माध्यम से, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, म्यूटेशन उसका किया जाता है, या फिर दूसरे की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि दूसरे के जीन जो है वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, है ना, या फिर किसी के जीन्स जो है वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इंसर्टेड जीन जो होता है वो यूजुअली अलग ऑर्गेनिज्म से लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी जीन जो कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वो बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगिनेसिस से किया गया है। किससे किया गया है? बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगिनेसिस, राइट। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये एक नया ट्रेट लाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, एक क्रॉप जिसमें कीड़े लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उसको ऐसा बना दिया कि अब उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, यानी कि उसके अंदर चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, है ना। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स का उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है गाइस, जैविक एवं चिकित्सीय अनुसंधान में, बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, दवाओं के उत्पादन के लिए, और मेडिसिन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रायोगिक चिकित्सा के लिए, है ना, जैसे कि जीन थेरेपी हो गई। एग्रीकल्चर में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोटीन इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा बायोफ्यूल, अलग अलग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की मदद से बायोफ्यूल बनाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या आज की डेट में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और अभी जो ये ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, मसौदा हम लोग को FSSAI का देखने को मिला है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उसको आप ना बेचोगे, ना उसका कोई और प्रोडक्ट बनाओगे, ना उसके इंग्रेडिएंट्स बनाओगे, है ना। टोटली बैन कर दिया गया है, राइट, कि जो कि अप्रूव नहीं है या बिना अप्रूवल के आप नहीं करोगे। और अगर करते हो तो उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की टेस्टिंग क्या होगी, तो उसके लिए भी नॉर्म्स जो है वो बताए गए हैं, राइट, जो कि लेबोरेटरीज के अंदर प्रयोगशाला में उन नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा उसको टेस्ट करते समय, राइट। और ये प्रपोजल जो रखा है वो अप्लाई होगा सभी में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, अनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में, अनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीवों में,
और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, जीवित संशोधित जीवों में, इन सभी में जो है वो लागू होगा, राइट। और साथ ही साथ इसके अंदर सभी फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो, जो कि फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है आसान और सिंपल भाषा में, जैसे कि आपने एक संतरा लिया, आप अपने घर में संतरा को लाओगे और इसको अगर आप रख दोगे, राइट, तो वो थोड़े दिन बाद सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। पेरिशेबल कमोडिटीज है ये, खराब हो जाती है कुछ समय बाद। बट अगर आप इस संतरे का जूस बना लो, ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दो, जैसे आपने देखा होगा ना बॉटल में संतरे का जूस आता है, या फिर फ्रूटी हम लोग को देखने को मिलती है, फ्रूटी कितने समय तक आप अपने घर पे रखते हो, क्या वो सड़ती है? क्या नहीं सड़ती, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है ना, कि जिससे कि वो सड़े नहीं। तो आपने क्या किया, फूड प्रोसेसिंग कर दी, आपने संतरे को संतरे के जूस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि फूड प्रोडक्ट में या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग में किसी भी स्टेज पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं करना है। मतलब कि एक कंपनी अगर बोल दे कि इसने फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो प्रिजर्वेटिव है, जैसे जो प्रिजर्वेटिव है जो सड़ाते नहीं है, राइट, क्या पता ऐसा प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव बनाया हो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माध्यम से बना हो, राइट। बट हालांकि अल्टीमेट रिजल्ट तो है वो जूस, कि जूस जो है, बट अल्टीमेट रिजल्ट जूस है। और क्या पता मैं मान लेता हूं कि जूस के अंदर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट नहीं है, बट वो प्रिजर्वेटिव उसको बनाते समय जो यूज किया गया है तो वो तो होगा ना। तो कह रहे हैं कि किसी भी स्टेज पे फूड प्रोसेसिंग की आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं करना है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, इसका उपयोग इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी नहीं किया जा सकता इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स में। यानी कि बच्चों को जो खाना जो प्रोवाइड किया जाता है ना, बच्चों के लिए जो खाना हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें आप किसी भी कीमत पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का उपयोग नहीं करेंगे। और ड्राफ्ट के अंदर प्रॉपरली बताया गया है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आपको लेबलिंग करनी है, उसमें मेंशन करना है, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट के बारे में, राइट, कि 1% या 1% से ज्यादा, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट अगर किसी प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में यूज किया गया है तो उसकी लेबलिंग जो है वो की जाएगी। या जैसे कि जो अलाउड जो होते हैं, राइट, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जो अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट या फिर एक कंपनी ने अप्रूवल लिया और उसको मान लेते हैं लेट्स से कि अप्रूवल जो है वो मिल गया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का यूज करने का, तो उस कंपनी को अपने बॉक्स पे या अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट के तौर पर जहां पे रहता है ना, कि जहां पे प्राइस वाइज लिखी रहती है, पूरा कंटेंट लिखा रहता है उस प्रोडक्ट का, तो उसमें जो है वो मेंशन करना है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसमें एक छोटा सा अपडेट है, जो FSSAI का ये ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है, जो ड्राफ्ट मसौदा FSSAI ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए लेकर आई है, तो उसको काफी सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, किसानों के हित के लिए, तो वो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि FSSAI जो है वो क्लियरली इस चीज को मेंशन करे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो इंडिया में अलाउ नहीं किए जाएंगे, ना ही इनका प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए और ना ही इसको इंपोर्ट कराना है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो इंडिया के लोगों की हेल्थ के लिए खराब है, इंडिया के एनवायरमेंट के लिए खराब है, और इंडिया का जो फूड कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा डाइवर्स है, उसके लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये एक छोटा सा और एक्स्ट्रा अपडेट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।